करके भदौरिया कह रहे चिल्ड्रन डे की पार्टी दे दीजिएगा सर हैं? तो सब लोग मिल के कर लेंगे ना सर, आपके देख सब लोग मिल के कर लेंगे। अभी अभी इतनी भी गरीब नहीं है बस कोचिंग यार। कर लेंगे सर, कर लेना चाहिए, बस हो जानी चाहिए कैसे भी हो। कह रहे कोचिंग इतनी भी गरीब नहीं है पार्टी ना दे पाए अभी। चलो चलो ये बताओ, खोली जाए दुकान? यस सर। जी सर, खोली जाए सर। शटर खोले? यस सर। श्री गणेश। अच्छा ठीक। तो ये बताओ, ऑसिलेटरी मोशंस के तो एग्जांपल्स कुछ हैं आप लोग के पास? आपने पहले से नाम सुना होगा हैं? पेंडुलम। पेंडुलम, हाँ। द स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम, ये सब ऑसिलेटरी मोशंस के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो हम लोग स्प्रिंग वाले से स्टार्ट कर रहे हैं यार। हम सबको पता है कि स्प्रिंग के साथ अगर कुछ मास अटैच करे तो वो टू एंड फ्रो करता है, बेसिकली ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो पहले तो आप जरा कुछ डेफिनेशंस पढ़ लो, उसके बाद बता दें क्या है ऑसिलेटरी मोशन को। अगर आपको साइंटिफिक वे में फिजिक्स के हिसाब से डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? किसको ऑसिलेशन कह सकते हो आप? मतलब अगर इसकी एक लाइन में डेफिनेशन देनी हो आपको। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो मैं आपकी स्क्रीन पर अगर ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड करता रहूं बार बार, आगे जाऊं फिर पीछे आऊं, फिर आगे जाऊं फिर पीछे आऊं, तो क्या मैं ऑसिलेट कर रहा हूं? बताएं। ये हैंड बार बार ऐसे ऐसे करते रहे तो क्या ये हैंड ऑसिलेटरी मोशन में है? नो सर, जब तक ये स्ट्रिंग से टाइट नहीं तब तक नहीं है सर अबाउट अ मीन पोजीशन। सर है। एक मीन पोजीशन अबाउट अबाउट की बात नहीं है, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। यस सर। आप किसी को बाय करते हो, ठीक, तो ये ऑसिलेशन है या नहीं है? है सर। है सर। है ना, बिकॉज आप एक ही मोशन को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो। यस सर। तो कोई भी मोशन जो बार बार रिपीट कर रहे हो आप, जरूरी थोड़ी है कि स्ट्रिंग से बंधा हो, स्प्रिंग से बंधा हो, पेंडुलम हो। मतलब बेसिकली ऐसा मोशन जिसको आप बार बार रिपीट करें। तो रिपीटेड मोशन आप कह दो, सिंपल सी बात में अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करिए, ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट हो रहा हो। लेकिन रिपीटेड मोशन ऑन सेम पाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मूव करूं, अपने हाथ को थोड़ा सा पोजीशन मेरे ख्याल से प्रॉपर्ली दिख नहीं रही, अगर ऐसे ऐसे मूव करूं और मूव करने के साथ साथ मैं खिसकता भी जाऊं, मतलब अपनी अपनी हैंड को अगर मैं ऐसे ऐसे करूं और साथ में खिसकता जाऊं, तो क्या ये भी पीरियोडिक मोशन कहेंगे? नो सर। नो सर। मतलब इसको हम एज अ पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करें, एज अ पेंडुलम ऑसिलेट करें, और ऑसिलेट करने के साथ साथ अपने हाथ को हम आगे पीछे करते रहे। इसको ऑसिलेट करा रहे लेकिन साथ में अपना हाथ आगे पीछे कर रहे। नो सर। क्यों नहीं है? मीन सेम पाथ के along नहीं है। सेम पाथ नहीं। रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। नहीं बच्चा, वो किताबी बातें छोड़ो अभी। मतलब बेसिकली ये कहोगे आपका पाथ रिपीट नहीं हुआ ना? यस यस सर। सर, पाथ नहीं पाथ सेम बदलता है। जा रहा है। पाथ कहाँ रिपीट हुआ? मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक पर्सन इनसाइड ट्रेन वॉक करे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाए और फिर वापस आए, बार बार इधर गया फिर इधर गया, और इनसाइड ट्रेन है वो भी मूविंग ट्रेन। और दूसरा पर्सन जो है वो रोड के ऊपर यही काम कर रहा हो, ऑन द रोड, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाए और बी पॉइंट से वापस आ जाए। तो किसको आप कहोगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है इसमें से? सर रोड वाले रोड वाला सर। ये ऑसिलेशन नहीं कर रहा। सर विद रिस्पेक्ट डिफरेंट हो जाएगा ना। सेम पाथ नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखें तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में कर रहा है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में कर रहा है। रिस्पेक्ट में कर रहा है। ग्राउंड से नहीं कर रहा है ना। लेकिन अगर कोई अंदर से बैठ के देखेगा तो अंदर वाले की नजर में तो ये बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स ही मूव कर रहा है आगे पीछे। यस सर। हाँ, तो ये हो सकता है कि कोई मोशन ग्राउंड की फ्रेम में ऑसिलेशन ना हो, लेकिन किसी और फ्रेम में ऑसिलेटरी मोशन बन जाए।
यस सर। कह सकते हैं ना इसको? यस सर। राइट। तो जब भी अगर आप एक फिक्स पाथ को फॉलो कर रहे हो, फिक्स पाथ पर और दो फिक्स पॉइंट्स जिनके बीच में ही आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, कि आप ए से बी जाओगे, बी से ए आओगे, फिर ए से बी, फिर बी से ए, बस यही आपके लिए मोशन करने का स्पेस है बिटवीन द टू। क्वेश्चन है सर, पाथ लीनियर पाथ होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दो ही बातें लिखी गई हैं, मोशन को बार बार रिपीट करना है और सेम पाथ पर। ये पाथ स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, ये पाथ एक कर्व भी बन सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मतलब सर्कुलर मोशन में ऑसिलेशन होता है? सर्कुलर मोशन में आप सेम पाथ को रिपीट करते हो बार बार। बस ये दो वर्ड्स बता दो मेरे को, अगर आते हैं तो मैं मान लूंगा। मैं डेफिनेशन को दो ही वर्ड्स में स्पेसिफाई कर रहा हूँ। कंप्लीट सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन है या नहीं? नो सर। सर वो No, sir. पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन मोशन है बट ऑसिलेशन नहीं होगा। है ना? क्योंकि आपने कौन से दो पॉइंट्स के बीच में अपने आप को रिपीट किया है बार बार। मान लो आप ए पॉइंट से लेकर के और बी पॉइंट तक गए, तो जिस रास्ते से आप ए से बी गए हो, क्या उसी रास्ते से वापस आ रहे हो? नो सर। नो सर। No, sir. अब आप ये कहोगे कि हम ए से बी गए और बी से वापस ए तो आए, लेकिन बी से ए आने का जो रास्ता है और ए से बी जाने का रास्ता वो तो अलग अलग है। यस तो सेम पाथ पर रिपीट नहीं किया आपने, तो ये ऑसिलेटरी मोशन में नहीं आता। ये पीरियोडिक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, नीरज बोल रहे हैं कि पीरियोडिक मोशन है। तो रिपीटेड मोशन ऑन द सेम पाथ में और ऐड कर दे रहा हूं, बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स कह लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में, और क्लैरिटी आ जाएगी। क्या पेंडुलम इसमें नहीं आता एग्जांपल में? आता है सर। यस आता है सर। पता है। यस सर। पेंडुलम भी तो अपने पाथ को दो पॉइंट्स के बीच में रिपीट कर रहा है। यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट हो गया, ए से बी, बी से ए, ए से बी, बी से ए, बार बार ऐसे ऐसे करते रहोगे। ये भी पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन है। तो पहली डेफिनेशन ऑसिलेटरी मोशन की ये हो गई, जिसके अंदर ये तीन पॉइंट्स हो जाए, रिपीटेड मोशन हो जाए, सेम पाथ पर हो जाए और दो फिक्स पॉइंट्स मिल जाए आपको, मे बी ग्राउंड फ्रेम से, मे बी किसी और फ्रेम से। पीरियोडिक मोशंस को क्या बोलते हो आप डेफिनेशन में? सर जब पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एक टाइम के बाद रिपीट करता जाए, वो पीरियोडिक मोशन हुआ। मतलब ऐसा मोशन जो एक डेफिनेट पीरियड के बाद फिर से वैसे ही हो। पीरियोडिक मोशन, बिल्कुल सही डेफिनेशन दे रहे हैं कि पीरियोडिक मोशन का मतलब एक डेफिनेट टाइम के बाद वो मोशन फिर से वैसा ही होगा। इसमें बेसिकली आपका सर्कुलर मोशन आता है, रिवॉल्यूशंस आते हैं, ये सब पीरियोडिक मोशंस हैं, जिनके टाइम पीरियड्स बोलते हो। मतलब सेम मोशन बार बार होगी सर बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा ना पीरियोडिक? ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि इसमें वेलोसिटी वगैरह वेक्टर चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो खैर देखो, हमारा जो टॉपिक अभी है, हमें बेसिकली ऑसिलेशंस पढ़ने हैं, बेसिकली कई सारे, और इसमें मेनली दो ही ऑसिलेशंस हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक स्प्रिंग वाला और एक पेंडुलम वाले। इनको डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी सबको थोड़ा सा हम बेसिक लेवल पर जस्ट स्टडी करेंगे उसको। तो एग्जांपल के लिए भी हम स्टार्ट करेंगे विद स्प्रिंग। तो स्प्रिंग से इसलिए स्टार्ट करेंगे बिकॉज स्प्रिंग की थ्योरीज आप ऑलरेडी वर्क एनर्जी पावर में और बाकी के चैप्टर्स में भी कर चुके हो। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम ये लें कि हमने एक स्प्रिंग से मास अटैच किया और उस स्प्रिंग को एलोंगेट किया, स्ट्रेच किया, दैट मीन इसके साथ हमने एक मास m लगा रखा है, राइट साइड पर हमने अपना फोर्स लगा रखा है, मतलब हम लोगों ने इस मास को खींच करके बाहर स्ट्रेच किया हुआ है, और स्प्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेच है, यानी इसकी टोटल लेंथ को आप लिखोगे L0 प्लस समथिंग लाइक x0, जिसमें जो L0 है इसको हम कह रहे हैं ये स्प्रिंग का नॉर्मल लेंथ, जिसको रिलैक्स लेंथ कहते हो। L0 इज कॉल्ड रिलैक्स लेंथ, मतलब वो लेंथ जहां पर स्प्रिंग की फोर्स 0 होती है, और x0 डिस्टेंस हम लोगों ने अपनी फोर्स को लगा करके मास को स्ट्रेच किया, एंड देन हमने अपना फोर्स विड्रॉ कर दिया। स्प्रिंग को एलोंगेट करके हमने अपनी वाली फोर्स को विड्रॉ कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या रिजल्ट बनेगा इसका? इसके बाद की सिचुएशन क्या होगी? पुल करने के बाद हमने अपना वाला फोर्स हटा लिया,
क्या इस मास ऑसिलेट करने लगेगा सर। स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी, वो पीछे जाने लगेगा। दैट इज एफ। हाँ, एफ वी डब्ल्यू, मतलब एफ वी का मतलब जो हम लोगों ने लगाया था, मैं जानबूझ करके ये लिख रहा हूँ, एफ वी का मतलब जो हम लोगों ने फोर्स लगाया वो हमने रिमूव कर दिया। तो क्या ये मास वहीं पर स्टे कर जाएगा? नो नो सर। सर। नो तो सर, तो हमने अपना फोर्स तो हटा लिया, सर तो बट स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स अपना भी तो फोर्स एक्ट लगा रहा करने है। स्प्रिंग लगेगा, फोर्स वही लगाएगा वापस खींचेगा। नेचुरल हाँ, लेंथ। यस क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच कर चुके हो आप, तो इस इलोंगेशन की वजह से आप अपना फोर्स भले हटा लो, बट स्प्रिंग वाली फोर्स अभी भी लगेगी इसके ऊपर। तो स्प्रिंग वाली फोर्स एफ स्प्रिंग के टाइम्स जितना इसका इलोंगेशन होगा एक्स नॉट, वो अभी भी लग रहा होगा। तो इवन इफ अगर हम अपना फोर्स रिमूव कर लें तो भी स्प्रिंग वाली फोर्स लगेगी और ये मास एक्सेलरेट कर जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एग्रीड इस पॉइंट पर? यस सर। यस सर। ठीक। और फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा इसकी बेसिक्स को समझने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है। मैंने ये मान लिया कि ये हमारी कंडीशंस थी, कंडीशंस एट टाइम t इक्वल टू 0 हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हमने अपना फोर्स रिमूव किया और उसके बाद एनालाइज करना चाहते हैं कि जब हम अपना फोर्स हटा देंगे तो उसके बाद ये मास किस तरीके से मूव करेगा, मतलब इसकी लोकेशन क्या बनेगी, इसकी पोजीशन t टाइम बाद क्या होगी, इसकी वेलोसिटी t टाइम बाद क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन t टाइम बाद क्या होगी, मतलब हम इसके काइनेमेटिक्स में एंटर करना चाहते हैं। तो जैसे ही हमने अपना फोर्स हटाया, स्प्रिंग वाले फोर्स की वजह से ये मास कुछ लेफ्ट साइड पर आ जाएगा और स्प्रिंग का जो एलोंगेशन था वो रिड्यूस कर जाएगा। स्प्रिंग पहले से अब कब एलोंगेट करेगी, मान लिया कि अब इसके अंदर जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ है L0 और प्लस अब ये x डिस्टेंस पे ही रह गया सर। पहले x0 था, ये 0 फॉर टाइम t इक्वल टू 0 दिखा रहे हैं और अब ये सिंपली x डिस्टेंस आगे है। तो अभी इस समय कितना फोर्स लग रहा होगा, और इसको अपना टाइम t मान लेते हैं हम, इसको अपना टाइम कोई t मान ले। एट दिस मोमेंट कितनी फोर्स लगाओगे, क्योंकि न्यूटन लॉ हमेशा इंस्टेंटेनियस दिखाई जाती है। यहाँ पर अगर k x0 की स्प्रिंग फोर्स थी तो क्या इतनी ही स्प्रिंग फोर्स यहाँ भी रहेगी? नो सर, नो सर। नो सर। अब कितनी आएगी? kx kx की आएगी। हम इसमें माइनस साइन नहीं लगा रहे यार। अब आप कहोगे हुक्स लॉ के अंदर F इक्वल टू माइनस kx था, तो वो माइनस वो सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि स्प्रिंग का फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए होता है। जब आप फ्री बॉडी डायग्राम में ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा रहे हो तो आप सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड रख रहे हो। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज F इक्वल टू k इंटू x। ठीक है पॉइंट? यस सर। यस सर। लगाइए इसका चलिए इसका एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, अगर इतनी फोर्स लग रही है तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन हुआ था? kx kx by m। एक्सेलरेशन हो गया k इंटू एक्स बाई एम। अब क्या करेंगे ना, अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्यों यूज करना पड़ेगा वो बता रहा हूँ आपको। जो इसमें x है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंडिकेट करता है और a आप एक्सेलरेशन को इंडिकेट करते हो। इन दोनों में डायरेक्शंस है। तो जब आपके इक्वेशंस में दो वेक्टर्स यूज कर लिए गए तब आप इन दो वेक्टर्स के साथ में प्लस और माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करोगे। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शंस के वेक्टर है तो यहाँ पॉजिटिव साइन ही रहेगा, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शंस के वेक्टर है तो फिर यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट है, दैट मींस की एक्सेलरेशन भी लेफ्ट साइड होगा, लेकिन इस ब्लॉक की पोजीशन x रिलेटिव टू द नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कम हो रही है। नहीं, स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ अगर ये अभी भी एलोंगेटेड तो नेचुरल सी बात है स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ इस तरफ कहीं मिलेगी। यस सर। यस सर, तो अगर हम स्प्रिंग के नॉर्मल लेंथ को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो ब्लॉक की पोजीशन रिलेटिव टू द नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग राइट साइड की डायरेक्शन में है या फिर लेफ्ट साइड की डायरेक्शन? राइट साइड की Right side. डायरेक्शन में सर। राइट। तो दिस पोजीशन इज राइट साइड, राइट टू रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि काइनेमेटिक्स में आपको हमेशा ये कहा गया है कि पोजीशन हमेशा किसी न किसी पॉइंट के रिलेटिव मेजर की जाती है। तो हमने पॉइंट पोजीशन को मेजर करने के लिए अपना एक रेफरेंस पॉइंट चूज किया और रेफरेंस पॉइंट हमने स्प्रिंग के नॉर्मल लेंथ को चूज किया हुआ है।
जहां पर स्प्रिंग रिलैक्स लेंथ पर होगी उसको अपना नॉर्मल लेंथ कह रहे हैं, और उस नॉर्मल लेंथ वाली पोजीशन के रिस्पेक्ट में एट दिस मोमेंट मास की लोकेशन राइट साइड है। तो यहाँ पर आपकी पोजीशन की डायरेक्शन राइट साइड बन रही है, लेकिन फोर्स लेफ्ट साइड है, यानी कि एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पर लग रहा है। तो जब आप दो डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज के बीच में इक्वल साइन लगाओगे और वो अपोजिट डायरेक्शंस में है, अब आपको यहाँ पर एक माइनस साइन माइनस करना साइन। पड़ेगा। अब माइनस लगाना पड़ेगा सिर्फ ये बताने के लिए कि लेफ्ट साइड पर जो क्वांटिटी है और जो राइट साइड पर क्वांटिटी है उनकी डायरेक्शंस अपोजिट है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस यस सर। यहाँ माइनस नहीं लगाया मैंने, बट यहाँ पर माइनस इंट्रोड्यूस करना होगा। अब क्योंकि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हमेशा माइनस नहीं आएगा। क्या चीज सर ऐसे हमेशा माइनस नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। जब हम लोग इसमें हमेशा माइनस आएगा। ओके सर। अब क्योंकि ये एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है एक्स के ऊपर। दैट मींस जैसे जैसे ये मास लेफ्ट साइड जाएगा ये एक्स वेरी करेगा तो ए भी वेरी करेगा, यानी कि प्रॉब्लम एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का हुआ। और अगर ये प्रॉब्लम है वेरिएबल एक्सेलरेशन का हुआ तो आप जो काइनेमेटिक्स की आपकी बेसिक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो यहाँ पर वर्कआउट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन इक्वेशंस के लिए एक लिमिटेशन कही जाती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। वो यहाँ पर नहीं है। v dv by dx लिख देंगे। v dv by dx। हालांकि हम उस तरफ जाएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं जाएंगे। हम थोड़ा सा मैथ्स का यूज करेंगे यहाँ पर, हम बहुत ज्यादा आपको इंटीग्रेशन के अंदर लेकर नहीं जाएंगे। कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास, अगर आप लोग रेडी हो गए, इंटीग्रेशंस आते हैं तो वो किए जा सकते हैं। ए को आप रख सकते हो काइनेमेटिक्स के हिसाब से v इंटू dv डिवाइडेड बाय dx, कह सकते हैं इसको। यस सर। यस सर। यस सर। और इक्वल्स टू माइनस के एक्स बाई एम। हालांकि मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव और था, एनर्जी कंजर्व करके भी मैं इस पॉइंट पर बॉडी की स्पीड को निकाल सकता था। मैं इंटीग्रेशन से बचने के लिए इनिशियल पॉइंट और यहाँ वाले पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके भी v निकाल सकता हूँ। यस तो मैं उसको ही प्रेफर करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा इंटीग्रेशन जितना हो सके अवॉइड करें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके कैसे कर सकते थे, देखो इनिशियल मोमेंट पर स्प्रिंग एक्स नॉट अमाउंट से अगर स्ट्रेच है तो एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखोगे आप हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। यहां पर आ गए तो स्प्रिंग का एलोंगेशन x हो गया, यानी स्प्रिंग एनर्जी बन गई हाफ की एक्स स्क्वायर, बट इस टाइम पर इस मास में कुछ स्पीड भी आ चुकी है तो प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर। सही है? क्लियर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस सर। यस सर। इससे मेरे को v डायरेक्ट मिल जाएगा भाई। एनर्जी कंजर्वेशन आप v की वैल्यू यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो और ये वैल्यू कुछ इतनी आ जाएगी रूट ऑफ k बाई एम, देन स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस हाँ, एक आंसर आ गया। स्पीड की वैल्यू तो आप डायरेक्ट निकालो बिना किसी कैलकुलस के भी। इसके बाद वाले पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम। बोलो बच्चा लोग, ठीक है यहाँ पर? यस यस सर। यस सर। पहला रिजल्ट आया। अब इसके बाद v को रखेंगे dx बाई dt, v इक्वल टू dx अपॉन dt। ये इंटीग्रेशन में टाइम लग जाएगा आपको। इसके लिए आपको जो इंटीग्रेशन के 2 पेजेस भेजे गए हैं वहां पर आप एक बार पहले ये चेक करो। एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है dx बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई a। राइट। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है व्हिच इज साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। उस 2 पन्ने में मिल जाएगा, जो इंटीग्रेशन के 2 पेज आपको भेजे गए हैं वहां पर अगर आप देखोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसके अगले वाले स्टेप पर आप यही काम करो, v इक्वल टू रखो dx बाई dt और रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को हम यहाँ ले आएंगे, dx के नीचे लेकर आएंगे और dt को हम राइट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। इसको नोट कर लें क्योंकि मैं इसे यहीं पर इरेज करने जा रहा हूँ। कर दूं इरेज? यस सर। ये चीज
ये रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम dx के नीचे ले आएंगे और dt को आप राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे। अभी मुझे लिख लेना तो बता देना यार, फिर है इसको। सर लिख लिया। ठीक है, तो अगला स्टेप लिख रहे हैं इसके बाद का। नाउ dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर dt का टर्म आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे और लिमिट्स क्या रखेंगे ये चेक करो। x से x नॉट एंड 0 से t। टाइम को 0 से t रखेंगे और x की वैल्यू बिगिनिंग में x नॉट थी, स्टार्टिंग में हम x नॉट इलोंगेटेड थी और बाद में हम x इलोंगेट हो गए। और ये इंटीग्रेशन एग्जैक्टली यही है, dx बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बस a की जगह पर हम लोगों ने x नॉट रखा हुआ है। इन प्लेस ऑफ a आप x नॉट रख रहे हो तो इसका आंसर भी ऐसे ही आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। ओके जी, यस सर। तो अगले स्टेप पर यहाँ पर क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप? साइन इनवर्स The sin inverse of by x upon x naught x naught। हाँ, तो इसको और हटा रहे हैं बच्चे, values एक्चुअली बोर्ड स्पेस लिमिटेड है, इस वजह से ये करना पड़ रहा है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाई एक्स, सॉरी एक्स बाई एक्स नॉट। x by x लिमिट्स में रखनी है इसकी, लिमिट्स भी। Yes, एक लिमिट sir. एक्स नॉट है, ऊपर वाली लिमिट एक्स है। लिमिट रखने के बाद ये क्या बनेगा, जब आप इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स नॉट माइनस लोअर लिमिट। तो जब x की जगह पर आप x नॉट लेके आओगे, लोअर लिमिट, वेरिएबल x की जगह पर इसकी लिमिट x नॉट रखेंगे आप, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाई x नॉट। 1 sin inverse of 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 2 by by 2 2 पाई बाई 2, और राइट साइड पर रूट k बाई m और इनटू t। ये दिख रहा है तुम लोग को जहाँ लिख रहे हैं यार, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से यस सर, दिख रहा है। यहाँ तक तो Yes, दिख sir. रहा यस सर देख है ना, यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस पाई बाई 2 को राइट साइड लेके जाओ और साइन इनवर्स को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो पूरा आंसर आपका ये बन जाएगा, अगर आप इस माइनस पाई बाई 2 को राइट साइड ले जाओ और फिर दोनों तरफ साइन फंक्शंस ले लें अगर, तो फाइनली आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू एक्स नॉट इनटू कॉस रूट k बाई m मल्टीप्लाइड बाय t। कंफर्म कर लो एक बार। yes sir यही Yes. होगा। Yes, माइनस sir. पाई बाई 2 उस तरफ चला जाएगा, प्लस पाई बाई 2, फिर साइन इनवर्स उधर चला जाएगा और साइन 90 प्लस थीटा की आइडेंटिटी लगा के कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। राइट? Yes, sir. चलो, तो ये तो मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर के दिखाया आपको कि किस तरीके से इसकी डेरिवेशंस होंगी, मतलब इसका आंसर ये आ रहा है आपका, x विल बी x नॉट इनटू cos ऑफ रूट k बाई m इनटू t। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और cos थीटा दोनों ही पीरियोडिक फंक्शंस हैं। यस सर Yes, sir. यस यस कितने सर एंगल के बाद ये पीरियोडिक हो जाते हैं, मतलब कितने एंगल के बाद पाई। साइन और cos 2 की पाई वैल्यूज पीरियोडिसिटी पाई। होती है। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई के एंगल के बाद ये वैल्यूज अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करती हैं। तो क्योंकि पोजीशन में cos का फंक्शन आ रहा है, cos एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब x भी एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ, यानी एक सर्टेन टाइम के बाद x की वैल्यू बार बार अपने आप को रिपीट करेगी। क्लियर? यस सर। yes यानी sir. कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बार बार रिपीट होगा, यानी रिपीटेड मोशन हो गया। रिपीटेड मोशन हो गया, Yes. इसका मतलब ये ऑसिलेटरी हो गया। और रिपीटेशन, इसकी रिपीटेशन तब आएगी जब cos के आगे ये जो एंगल लिख रहे हो आप, ये एंगल 0 के बाद 2 पाई हो जाए, 2 पाई के बाद 4 पाई हो जाए। तो कितने टाइम बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा? जब ये टर्म 2 पाई के इंटरवल से आगे बढ़ती जाएगी। 2 पाई इंटू रूट m बाई k। जब ये वैल्यू 2 पाई के इंटरवल से चेंज हो जाएगी तो आप कह सकते हो कि cos का फंक्शन अपने आप को रिपीट कर जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं।
आप ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ते हो, cos of 2 pi plus theta will be same as cos of cos theta. cos theta. 2 pi के बाद फंक्शन की सेम वैल्यू होती है। Yes sir. तो आप बताओ इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या हुआ, मतलब कितने पीरियड के बाद ये रिपीट हो जाएगा। जब ये वैल्यू अगर पहले ये 0 है तो बाद में 2 पाई हो जाए, तो इसको 2 पाई के बराबर कर ले। ये फंक्शन को 2 पाई करके देखो टाइम की वैल्यू क्या बनेगी। 2 pi by under root k by n. 2 पाई रूट m बाय k। और Yes. इसको हम फर्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल T, विच विल बी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पहला रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जिसका क्या मतलब हो जानते हो। जिस मोमेंट पर इस ब्लॉक को हम लोगों ने छोड़ा था, अपना वाला फोर्स हटाया था, ये ब्लॉक एक सर्टेन टाइम के बाद वापस इसी जगह पर आ जाएगा। जिस पोजीशन पर हमने अपना फोर्स विड्रॉ किया था, ये ब्लॉक एक सर्टेन टाइम बाद वापस उसी पोजीशन पे आएगा, और वो सर्टेन टाइम की वैल्यू होगी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k। सर इक्वेशन ऑब्टेन करने के बाद क्या किया, सब फिर से बता दीजिए सर। इक्वेशन ऑब्टेन करने के बाद हमने सिर्फ ये लगाया है, मैथ्स की प्रॉपर्टी लगाई है कि कॉस या साइन के फंक्शंस मैथ्स में पीरियोडिक फंक्शन बताए जाते हैं आपको। जी सर। आफ्टर एवरी 2 पाई एंगल देयर वैल्यूज आर रिपीटेड। यस तो सर। जब ये टर्म मैंने 2 पाई के बराबर कर दिया, इस टर्म को 2 पाई के बराबर कर देंगे, तो जो वैल्यू टाइम t इक्वल टू 0 पे थी, वही वैल्यू फिर आ जाएगी। यस सर। तो टाइम 0 पर हम लोग यहाँ पे थे जब स्प्रिंग x0 एलोंगेटेड थी। तो जब ये पूरा फैक्टर 2 पाई के बराबर होगा, यानी कि टाइम की वैल्यू 2 पाई रूट m बाई k होगी, तब ये मास वापस इसी जगह पे होगा जिस जगह से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ठीक है सर। क्लियर? Yes sir. यस सर। अब इस प्रोसेस को एक बार और ध्यान से समझो। एक बार और इसको क्लियर समझा रहे क्या होगा। यहाँ पर देखिए, पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यार, जो लाइन स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ के करस्पॉन्डिंग है। एक वर्चुअल लाइन बना रहे हैं, डॉटेड लाइन, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लेंथ हमारे लिए L0 के बराबर है। अब आप बताओ, टाइम 0 पर हम यहाँ पर है, राइट? Yes sir. अब मैं आपको टाइम की कुछ वैल्यूज दूंगा और आप मुझे बताना कि ब्लॉक के लिए पोजीशन क्या आएगी। और ये पोजीशन हमने कौन से पॉइंट के रिलेटिव मेजर की है। जहां जहां फिजिक्स में ये चीज आ रही हो ना कि कोई चीज रिलेटिव होती है, तो ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम ऑलवेज, पोजीशन के। ये किस पॉइंट के रिलेटिव है, मतलब इसमें जो x आएगा वो रिलेटिव टू विच पॉइंट। Natural. जब सर नेचुरल लेंथ पर है नेचुरल इसमें। लेंथ सर। हाँ, ये जो डॉटेड लाइन है ये मेरे लिए रेफरेंस है। अब आपको टाइम की एक वैल्यू दे रहे हैं, टाइम की वैल्यू लो आप पाई बाई 2, सर आवाज नहीं आ रही। टाइम की वैल्यू पाई बाई 2 रूट m बाई k। क्या आंसर आएगा? इसमें रखते जाओ, टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ। x0 नहीं सॉरी सर 0 0 बाई 2 रूट m बाई k, सर 0 या cos पाई बाई 2 बन जाएगा, हाँ। यानी कि x 0 आएगा। x 0 आने का मतलब इस लाइन के रिलेटिवली 0 पोजीशन पे आ गया, यानी कि आप वो इसी लाइन पर आ elongation. गए, सर यानी इसी लाइन पे आ गए, यानी मास इस पॉइंट पर आ गया। फिर आप एक टाइम की वैल्यू पुट करें, और वो वैल्यू पुट करेंगे पाई इंटू रूट m बाई k। यहाँ रखो माइनस टाइम, x0। हाँ, cos माइनस पाई बन x0। जाएगा। cos पाई मतलब cos 180 डिग्री, -1 होती है इसकी वैल्यू, x इक्वल टू माइनस x0। कहाँ पहुंच जाएंगे? जहाँ पे Compress छोड़ा हो था जाएगी। उसके बिल्कुल अपोजिट। उसे उतना ही पीछे। हाँ, X इसके distance रिलेटिवली compress। नेगेटिव पोजीशन, नेगेटिव आई है। नेगेटिव पोजीशन का नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ जाएंगे, कंप्रेशन की तरफ। कंप्रेस होगा, यानी कि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। और कितने अमाउंट से कंप्रेस होगी, तो इसका कंप्रेशन अमाउंट भी x0 आ रहा है, x0। X0. मतलब ये x0 डिस्टेंस पीछे जाएगा। फिर आप टाइम की एक वैल्यू पुट करेंगे,
3π/2 into root of m/k। 0 सर फिर 0 आएगी। फिर 0 आ गया, यानी ये मास वापस इसी रेफरेंस लाइन पर आ वापस गया, नेचुरल लेंथ पोजीशन में। फिर ये यहीं पर आ गया। और फाइनली जब आप टाइम को 2π√m/k के बराबर करेंगे, 2π√m/k, यहाँ cos 2π हो जाएगा, cos सर 3 जहाँ फिर से 1 आ if जाएगी, we जहाँ हटाएंगे स्टार्ट तो किया था वहीं वहीं पहुंच वापस आ जाएंगे। यानी जाएगा। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था आपने वापस वहीं आ गए। और इसी को आप टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन कह रहे हो। और इसी को मैं, इस प्रोसेस को आप कहते हैं, दिस कंप्लीट इज नोन एज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन आप इसको नाम देंगे, वन ऑसिलेशन। जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ जाओ। और इस पूरे प्रोसेस में अगर आप थोड़ा सा ग्राफिकली भी देखोगे ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका। अगर मैं वैसे रैंडमली इसको दिखाऊं कि अगर आप इसके अलग अलग मूवमेंट्स के स्नैपशॉट्स लें, पिक्चर्स क्लिक करें, फोटोग्राफ क्लिक करें अलग अलग मूवमेंट्स के, और उस फोटोग्राफ पर पार्टिकल की जो लोकेशंस हैं उनको ज्वाइन करिए, वेव बन रही है। सर cos थीटा का वो ग्राफ है। एक Yes. वेव टाइप की चीज बनेगी जो बेसिकली कॉस का ग्राफ है। बोलो बच्चा लोग। यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक ऑसिलेशन कब समझ में आ गया? ये 1/4 ऑसिलेशन है, ये 1/4 ऑसिलेशन है, ये 1/4 ऑसिलेशन है, ये 1/4 ऑसिलेशन है, मिला करके यहां से यहां तक एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। मींस जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था वापस उसी जगह पर आ गए। अब एक और बात समझो, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। यस सर। यस क्या बनेगा? एक बार चेक करो जरा, वेलोसिटी की वैल्यू v इक्वल टू, डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं, x नॉट, cos का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस माइनस साइन। पहली बार तो साइन में आ जाएगा, साइन ऑफ √k/m इंटू टी, और साथ में एक नेगेटिव साइन भी आएगा, और चेन रूल लगाएंगे तो √k/m का भी टर्म बाहर आएगा। यस सर। बोलो जी, ठीक है। टाइम 0 पर क्या वेलोसिटी होगी? नेचुरल से बात देखो, टाइम 0 पर t इक्वल टू 0 मतलब साइन 0 डिग्री, यानी यहां पर वेलोसिटी 0। फिर आप ये वाला टाइम रखो जरा, π/2√m/k यहां रखो, यहां पर टाइम की वैल्यू पुट करो, π/2√m/k, यहां पर बन जाएगा साइन π/2, साइन 91, यानी वेलोसिटी की वैल्यू Yes, बचेगी, sir. वेलोसिटी की वैल्यू बचेगी -x0 इंटू √k/m, और माइनस साइन मतलब लेफ्ट साइड, यानी इस टाइम पर वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, और ये वेलोसिटी है x0 मैग्नीट्यूड वाइज √k/m। आंसर में माइनस आएगा, लेकिन माइनस का इंडिकेशन डायरेक्शन के लिए। फिर टाइम को पाई इंटू √m/k करेंगे, टाइम इक्वल्स टू π√m/k। फिर से यहाँ रखो, वेलोसिटी वाली इक्वेशन में टाइम t की जगह पर पाई इंटू √m/k रखे, साइन पाई का टर्म आएगा, साइन 180 डिग्री का टर्म आएगा, वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, यानी यहां पर जाकर के बॉडी की वेलोसिटी फिर से 0। 3π/2√m/k रखें अगर यहाँ पर, यानी कि साइन 3π/2, साइन 270 डिग्री, -1 माइनस और एक माइनस यहाँ पर, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो Positive जाएगी राइट direction. साइड पे। तो वेलोसिटी इस तरफ आ गई, x0 √k/m। और फिर जब आप ये रखोगे 2π वाला टर्म, फिर से 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी भी रिपीट हो रही है, वेलोसिटी का भी एक पीरियोडिक पैटर्न बन रहा है। 0 से स्टार्ट हुए, v इक्वल टू x0 √k/m तक पहुंचे, आगे फिर वेलोसिटी 0 हो गई,
फिर यही वाली स्पीड फिर आ गई, जो स्पीड यहाँ थी वही स्पीड फिर आई, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। और फिर जिस जीरो वेलोसिटी पे गए थे आप वापस जीरो वेलोसिटी पर आ गए। और तीसरी चीज, पोजीशन है वेलोसिटी, अब इसके बाद आई है एक्सेलरेशन भी। तो ये मास एक्सेलरेट कौन से फोर्स की वजह से कर रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। तो एक्सेलरेशन के लिए आप फोर्स अपॉन मास यूज करिए। इस पॉइंट पर क्या एक्सेलरेशन होगा एट दिस पॉइंट? यहाँ पर स्प्रिंग का फोर्स देख लो कितना लगेगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर स्प्रिंग की फोर्स kx नॉट बाय m। तो यहाँ पर kx by m, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स अपॉन मास के हिसाब से, kx नॉट बाय m। जब यहाँ पर आ गए स्प्रिंग रिलैक्स हो गई, रिलैक्स स्प्रिंग का मतलब F0, मतलब एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। फिर यहाँ पर गए स्प्रिंग x0 अमाउंट से कंप्रेस हो गई, कंप्रेस्ड स्प्रिंग की फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड, यानी अब kx नॉट बाय m। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर और ये हो जाएगा kx नॉट बाई m। फिर स्प्रिंग रिलैक्स हो गई, जीरो फोर्स पे आ गए, वापस a इक्वल टू 0। फिर स्प्रिंग स्ट्रेच कर गई, फिर एक्सेलरेशन आएगा, लेफ्ट साइड आएगा kx नॉट बाय m, यानी कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों ही एक पीरियोडिक पैटर्न पे हैं, तीनों में एक रिपीटेटिव पैटर्न है, तीनों के वेरी करने का एक फंक्शन टाइप बन रहा है। दो में कॉस का एक में साइन का। हाँ वो सब तो बात, वो ऐसा वो जरूरी नहीं है बच्चा, ये तो एग्जांपल है। ये आप कंफ्यूज मत करना कि कौन सा कॉस आएगा कौन सा साइन आएगा, ये बदल भी सकता है। सर वो फेज कांस्टेंट पे डिपेंड हाँ करता है। राइट, अभी तो कई चीजें बची है इसमें, ये इसको हम अभी फिक्स नहीं कर रहे हैं। अभी आप सिर्फ एक इस एग्जांपल के थ्रू एसएचएम के बेसिक पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाएगा तो आप इसको जनरलाइज करोगे। ये जनरल एग्जांपल नहीं है, अभी स्पेसिफिक एग्जांपल मीन पोजीशन के अबाउट अलग आ जाता सब। राइट, बस थोड़ी देर में आ जाएगा समझ में, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और ज्यादा नहीं। कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स डिफाइन करें पहले तो। ये पॉइंट जहां पर वेलोसिटी 0 है, एसएचएम के लिए इसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट का एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम पोजीशन आ गया। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब वो पोजीशन जहां पर ऑब्जेक्ट मोमेंटरली रेस्ट पर आ जाए, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ जाए, परमानेंटली रेस्ट पे तो कभी नहीं होगा। रेस्ट फॉर अ मोमेंट, एक्सट्रीम। यस सर। और एक एक्सट्रीम यहाँ पर भी है। यस सर। ये वो दो फिक्स पॉइंट्स हो गए जिनके बीच में ऑसिलेशन होगा, जिनके बीच में मोशन बार बार रिपीट होगा। एक पॉइंट इधर फिक्स हो गया और एक पॉइंट इधर फिक्स हो गया। जिन दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में आप टू एंड फ्रो ऑसिलेट करोगे उनको आप एक्सट्रीम पॉइंट्स का नाम दे रहे हो। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन राइट साइड पर मिलेगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट साइड पर मिलेगी, और ये वो पॉइंट जहां पर एक्सेलरेशन 0 है। इसको आप पोजीशन, हाँ, इसको आप कहोगे कि ये एसएचएम का मीन पॉइंट है। एक्चुअली मीन वर्ड कहना थोड़ा सा ना चीप लगता है, क्योंकि मीन वर्ड से ना कुछ अलग इमेज बनती है। मीन वर्ड का मतलब क्या होता है वैसे, अगर आप देखो मैथ्स में मीन वर्ड का मतलब क्या है? एवरेज। एवरेज। तो इसको मीन पोजीशन क्यों कहा गया है? क्या ये राइट वाले एक्सट्रीम और लेफ्ट वाले एक्सट्रीम का एवरेज है? यस सर। यस सर। तो क्या ये जरूरी है कि राइट वाला एक्सट्रीम पॉइंट और लेफ्ट वाला एक्सट्रीम पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है? यहाँ तो सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं। यस सर, होना चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, जरूरी है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि इस एग्जांपल में तो आपने ये प्रूफ करके दिखाया है कि अगर वो x0 elongated था तो x0 ही कंप्रेस होगा। जितना वो elongated था उतना ही कंप्रेस हो रहा है। तो दोनों का एवरेज, इस वाली पोजीशन का और इस वाली पोजीशन का एवरेज यहाँ पर आ रहा है, इसलिए आप इसको मीन पोजीशन का नाम दे रहे हो। एवरेज ले किसका रहे हैं? हाँ?
सर एवरेज किस बेसिस पे बोला सर, फिर से बता देंगे एक बार? पोजीशन के बेसिस पे कि अगर हम इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर आगे थे तो इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पीछे भी गए तो दोनों एक्सट्रीम्स का एवरेज, इन दोनों एक्सट्रीम लोकेशंस की एवरेज पोजीशन इनके बीच में आएगी। एक्चुअली आप इसको प्रॉपर वर्ड बच्चा ये यूज करो, मैं तो मीन वर्ड नहीं यूज करता बट किताब वाले लिख देते हैं, मैं तो इसको वर्ड यूज सेंटर ऑफ करता हूं। ऑसिलेशन तो होता नहीं, है एक इक्विलिब्रियम, वर्ड। सिंपली इक्विलिब्रियम पोजीशन कहिए इसको, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एक्सक्यूज बिकॉज मी यहाँ पर सर, फोर्स, सिंपल ज्यादा प्रॉपर वर्ड यही है, बिकॉज फोर्स जीरो है यहाँ पर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप इधर वाला एक्सट्रीम एंड ज्यादा डिस्टेंस पर होगा और इधर वाला एक्सट्रीम एंड कम डिस्टेंस पे यस होगा, सर, वो ऐसा होता है। डैम्पनिंग होती है जब। नहीं, डैम्पिंग के अलावा भी होती है बच्चे, डैम्पिंग के अलावा भी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा दोनों तरफ का एक्सट्रीम सेम डिस्टेंस पर आए, क्योंकि जो रियल स्प्रिंग्स होती हैं, और न्यूमेरिकल्स में भी ऐसा हो सकता है, स्प्रिंग कांस्टेंट एलोंगेशन के टाइम पर अलग होता है और कंप्रेशन के टाइम पर अलग होता है। आप पढ़ते हो आइडियल स्प्रिंग, रियल लाइफ में स्प्रिंग जब एलोंगेट करती है तो उसका कांस्टेंट कम रहता है, और स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है तो उसका कांस्टेंट ज्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पर वो ज्यादा हार्ड स्प्रिंग होती है, तो सर ये हमेशा डिस्टेंस हमेशा रियल में हमेशा होगा। देखा है सर। हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा कि स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस सर। यस सर। तो स्प्रिंग जितनी बड़ी होती जाएगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता जाएगा। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि स्प्रिंग की लेंथ कम ज्यादा होने से उसके कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है। हम ये मानते हैं कि वो आइडियल है, किसी भी लेंथ पे जाएगी तो सेम कांस्टेंट रहेगा उसका। तो ठीक है, मान लिया 95% के क्वेश्चंस में आपको दोनों तरफ के एक्सट्रीम एंड्स बराबर डिस्टेंस पर मिलेंगे, 98% तक ऐसा हो सकता है। फिर भी 2% चांसेस इस बात के जरूर है कि इधर वाला एक्सट्रीम अलग डिस्टेंस पे हो और इधर वाला एक्सट्रीम अलग डिस्टेंस पे हो। पॉसिबल है। तो आप इसको मीन की बजाय ना सिंपली आप ज्यादा बेटर वर्ड होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखिए। दैट मींस वो पॉइंट जहां पर फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। अभी ठीक है ये चीज? यस सर। एप्रोप्रिएट वर्ड है? यस सर। राइट। अब एक्सट्रीम पॉइंट पर जो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, अब लिखना है आपको, जहां पर एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उसका मतलब जीरो वेलोसिटी, नॉन जीरो एक्सेलरेशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन जीरो वेलोसिटी, नॉन जीरो एक्सेलरेशन। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जीरो एक्सेलरेशन, नॉन जीरो वेलोसिटी। एक्सट्रीम पॉइंट वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। और इक्विलिब्रियम जो आप अपने लेवल पर फिलहाल तो मीन पोजीशन ही सुन लो, इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन जिसको आप कहना चाहते हो, वहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी की वैल्यू नॉन जीरो है। यस सर, लिख लिया सर। अच्छा, क्या ये एक डेफिनेशन बता रहे हैं, आप बताना ये सही है कि गलत है। क्या ये कह सकते हैं कि एक ऑसिलेशन जो होता है वो किसी भी मतलब किसी भी रैंडम पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करके और उस पॉइंट पर वापस आने को एक ऑसिलेशन कह सकते हैं? मतलब कि कैन वी से दैट वन ऑसिलेशन इज द मोशन फ्रॉम मीन पॉइंट टू अगेन एट द मीन पॉइंट? नो सर। नो सर। सर आधा करेगा तो भी तो मीन पॉइंट से जा रहा है। हाँ, तो अगर आपको वन ऑसिलेशन को एग्जैक्टली डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे? एक ऑसिलेशन का क्या मतलब है? सर फ्रॉम एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम। दोनों एक्सट्रीम्स से एक्सट्रीम टू सेम एक्सट्रीम या अदर एक्सट्रीम? बिकॉज एक्सट्रीम दो हैं। From अदर one extreme एक्सट्रीम। to the extreme and then another extreme. हाँ, वन ऑसिलेशन के लिए क्या बोल सकते हो? फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट एंड बैक टू द सेम एक्सट्रीम पॉइंट, Same extreme point. दिस इज वन सर ऑसिलेशन। सर एक क्वेश्चन है सर। सर इसका कोई एग्जाम्पल है जिसमें दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स अलग अलग हों? बिल्कुल है। देखो, मैंने कहा ना कि हम जब चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, मैं एग्जांपल तो न्यूमेरिकल ही दे सकता हूं, बिकॉज मैंने कहा रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है, बट अब रियल लाइफ में हम स्प्रिंग कैसे दिखाएं आपको?
तो आपको मैं एक Sir. न्यूमेरिकल फ्रेम करके दिखा रहा हूँ, आप Yes, समझ sir. जाओ। हाँ, Thank आप you, sir. समझ जाओ। अभी मैं बोर्ड पे ये विजिबिलिटी, ये पोजीशन दिख रहा है। यस सर विजिबल है। हाँ, एक मास m ले, सुनो, एक मास m ले और इसको सैंडविच कर दे दो स्प्रिंग्स के बीच में। मास की सैंडविचिंग करने जा रहे हैं। सैंडविच आप जानते हो क्या होता है? Yes, sir. हाँ, अच्छा भी लगता है। तो ये दो स्प्रिंग्स के बीच में सैंडविच कर रहे हैं, एक स्प्रिंग और दूसरा स्प्रिंग, और दोनों स्प्रिंग्स को हमने इससे कनेक्ट नहीं किया है, मतलब एक बहुत नेग्लिजिबल गैप कर दिया है। स्प्रिंग से बांधा नहीं है इसको। Yes, sir. और लेफ्ट स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 और राइट स्प्रिंग का कांस्टेंट K2 है। या एक तरफ का कांस्टेंट K है और एक तरफ का कांस्टेंट 2K है। मतलब एक तरफ ज्यादा हार्ड स्प्रिंग है और एक तरफ सॉफ्ट स्प्रिंग है। Okay. और इसको हम कुछ वेलोसिटी दे देते हैं। अब बताओ, क्या ये जितना राइट वाले स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा उतना ही लेफ्ट वाले को भी कंप्रेस करेगा? नो सर। No, sir. नो सर। तो हो गया लेकिन ना, ऑसिलेशन होगा। Yes, sir. ऑसिलेशन तो होगा, Yes, sir. बट इधर वाला एक्सट्रीम एंड की डिस्टेंस अलग आएगी और इधर वाले एक्सट्रीम एंड की डिस्टेंस अलग आएगी। तो ये पॉसिबल है, न्यूमेरिकली भी पॉसिबल है, रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। आई बात समझ में? Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऑसिलेटरी मोशन में ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका दोनों तरफ का एक्सट्रीम एंड बराबर डिस्टेंस पर है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है हमारे पास। अलग अलग आ रहा, आने दीजिए। इस एग्जांपल में सेम है और इसीलिए इसको मैं मीन वर्ड कहना प्रेफर नहीं करता। इक्विलिब्रियम कहो ना, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर जीरो फोर्स है, जीरो एक्सेलरेशन है, बट वेलोसिटी है। इनफैक्ट ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। यस सर क्योंकि ए 0 है। ए जीरो है ना, जहां पर A जीरो zero तो एक्सेलरेशन, maximum कैलकुलस के हिसाब से दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी सोचो, जब यस स्प्रिंग सर, यहाँ रिलैक्स हो पे गया, स्प्रिंग पोटेंशियल 0। राइट, स्प्रिंग एनर्जी कंजर्व्ड है, स्प्रिंग रिलैक्स है, तो कोई भी तो सारी एनर्जी स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल गई। बिल्कुल सही है कि स्प्रिंग में कोई एनर्जी है ही नहीं। पूरी की पूरी एनर्जी अगर मास के पास है तो इसका मतलब ये हाईएस्ट स्पीड पर चल रहा है अपनी, यानी इस ऑब्जेक्ट का ये मैक्सिमम स्पीड भी कह सकते हो। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप कैरेक्टराइज कर सकते हो, अ पोजीशन वेयर फोर्स एंड एक्सेलरेशन जीरो एंड द स्पीड इज मैक्सिमम, राइट? Yes, sir. यस सर। Extreme positions can be defined as the positions where extreme position is the position where velocity is zero but the acceleration is maximum। मैक्सिमम। और इसको एनर्जी के फॉर्म में बोलना चाहे तो क्या ये कहना सही स्टेटमेंट है कि एक्सट्रीम पोजीशन इज द पोजीशन वेयर द एंटायर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. and equilibrium is the position where the complete energy is in form of kinetic, काइनेटिक यस एनर्जी। यस सर। right? बिकॉज टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, इसमें फ्रिक्शन वगैरह को इग्नोर किया गया है। बड़े आगे में चलो, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. नो सर। नो सर। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम टू एक्सट्रीम की जो डिस्टेंस है उसको भी आप एक टर्म यूज करेंगे उसके लिए, नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, कैपिटल ए डिनोट करेंगे इसको। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिफाइंड एज सेपरेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, that means the position where a is 0, and extreme position, that is the position where velocity is 0। जीरो एक्सेलरेशन वाले पॉइंट और जीरो वेलोसिटी वाले पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आप कह देना एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। सर तो ये किसी एक सिस्टम के लिए दो वैल्यूज भी हो सकती है ना एम्पलीट्यूड की? राइट वाला एम्पलीट्यूड अगर अलग हो सकता है, लेफ्ट वाला अलग हो सकता है। हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी सबकी है, बट मैंने कहा ना कि ये चीजें, ये तो बेसिकली मतलब एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस हो गए कि वहीं पर टेस्ट करेंगे आपको।
मतलब अगर आप बोर्ड लेवल पर देखोगे या इवन HCV के लेवल पर भी, तो वो इतनी बदमाशियां नहीं करते हैं, मतलब इतना परेशान नहीं करते कि आपको दोनों तरफ एक्सट्रीमेंट्स अलग अलग कर दे। बट थोड़ा सा जब हायर लेवल पे जाओगे तो जेई वाले तो अपनी आदतों से बाज आएंगे नहीं, वो कर सकते हैं ये काम। ठीक है भाई, एम्पलीट्यूड समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब टर्म्स क्लियर हो गए। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? तो इट इज द सेपरेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। व्हाट इज टाइम पीरियड? तो इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम बैक एट द सेम एक्सट्रीम पॉइंट, या फिर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज motion from one extreme point and back to the same extreme point। कह सकते हैं इसको, ये तीन डेफिनेशंस। यस सर। Yes, sir. एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहीं लिखा था, वो रेज हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो था 2 पाई रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय t, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, नोटिस करो। मास पे और मास एंड Mass. स्प्रिंग कांस्टेंट। Spring मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। ओके, तो मास मतलब बॉडी का इनर्शिया। यस सिस्टम में इनर्शिया कितना है, इनर्शिया मतलब उसमें मास कितना है, और कैपिटल स्मॉल के स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब ये सिस्टम की स्टिफनेस को बताता है, उसकी रिजिडिटी को बताता है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को बताता है। सिस्टम कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, मतलब कितना इलास्टिक है, दो बातें डिसाइड करेंगे टाइम पीरियड को। इनर्शिया ऑफ सिस्टम, मैथमेटिकली आप कहोगे मास ऑफ सिस्टम। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम, मैथमेटिकली स्प्रिंग कांस्टेंट। फिजिकली अगर पूछा जाए तो टाइम पीरियड फिजिकली डिपेंड्स अपॉन इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। मैथमेटिकली टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट की। एक बार ठीक है। एम्पलीट्यूड से बता दो। कैसी बच्चा? तो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड बताया आपको, डिस्टेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट। And what is equilibrium point? So equilibrium point is the point where force will be zero. What is extreme point? So it is the point where velocity will be zero. ठीक है बच्चा, यहाँ तक सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक और बात समझो। अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, दोनों जगह इक्विलिब्रियम पे हो आप? ये दोनों पॉइंट्स इक्विलिब्रियम के हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आप क्या बता पाओगे? पहले तो आप ये बताओ कि एक ऑसिलेशन में इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। 2x। 2x नॉट। जी सर 4x। बदलाओगे जरूर यार। So 4x naught. तो 4a हो जाएगा। 4x not 4x नॉट। x नॉट ये डिस्टेंस, फिर x नॉट पीछे गए, टोटल फिर 2x नॉट हो वापस गई, भी गए। और 2x नॉट आगे भी आए हो। तो इन वन ऑसिलेशन टोटल डिस्टेंस इज 4x नॉट। और ये जो x नॉट है, क्या यही यहाँ पर एम्पलीट्यूड नहीं है? बाय यस डेफिनेशन सर। yes sir Yes, sir. इसको आप x नॉट कह रहे हो, यही एम्पलीट्यूड है इसका। एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक ऑसिलेशन में इसका एवरेज स्पीड क्या रहा, यहां से यहां तक एवरेज स्पीड, काइनेमेटिक्स लगाओ। Sir 4a तो by 4a अपॉन कैपिटल T। capital डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी क्या रही? 0. जीरो zero। हो जाएगी। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो जीरो है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ क्योंकि आप वापस उसी जगह पर आ गए।
तो डिस्प्लेसमेंट तो इसने एक ऑसिलेशन में इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए 0 है, और इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन में, कंप्लीट ऑसिलेशन में 4x0 है। एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस टाइम 2 पाई रूट m by k, जो टाइम पीरियड आया था इसका, ये टाइम। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान देना, ये थ्योरी नहीं है, ये सब छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं इस वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से, और फिर जब वापस इक्विलिब्रियम पर आए, मतलब इन दो टाइम के बीच की बात कर रहा हूं। इसको मैं कुछ लिख देता हूं, ये T1, T2, T3, T4, T5, बिटवीन T2 एंड T4 एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहा उसका? T2 और T4 के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन देखिए, तो 2v max upon में time taken. हाँ जी बच्चा, हाँ, So 2v max upon में time taken, change in velocity by time interval. हाँ, ये सब काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में इनके फॉर्मूलेज मिलेंगे तुमको। ये जो एक्सेलरेशन आप लिख रहे हो, ये मोमेंट इंस्टेंटेनियस है। एट दिस मोमेंट एक्सेलरेशन इज 0, एट दिस मोमेंट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। बट अगर आप T2 से T4 के बीच एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे, 2v max upon t by 2, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आया है? Yes sir, direction में change. डायरेक्शन का डायरेक्शन चेंज उल्टी हो आया है। गई। क्या है? मैग्नीट्यूड तो में ऐसे नहीं आया है, defined लेकिन है। डायरेक्शन में तो आया है। तो वेक्टर के हिसाब से चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दो वेक्टर्स का डिफरेंस लाओगे और वो इसका डबल हो जाएगा। तो असल में ऐड हो जाएंगे। हाँ, मतलब कि ये आंसर बन जाएगा 2 times x0 into root of k by m डिवाइडेड बाय, कितना टाइम रखेंगे यहाँ पर? t by 2, t by 2, ये टाइम, मतलब इनके और इनके बीच का टाइम 3 pi by 2 root m by k, मतलब t4 minus t2 लिख दे रहा हूँ, आप उसकी जगह वैल्यूज पुट कर दे रहा है। तो कुछ इस सर तरीके वो का क्वेश्चन। t by 2 नहीं हो जाएगा? हाँ भाई, हाफ टाइम टाइम पीरियड का हाफ। बिल्कुल हाफ होगा, बिल्कुल सही। हो जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसके क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें बेसिक लेवल पर। अभी लेवल 1 के क्वेश्चन है ये। उसके बाद सर डेल्टा v कैसे आया? दोनों वेलोसिटी वेक्टर को माइनस करके। ओके, यस सर। अब एक बात बताओ, 0 से और T2 के बीच, मतलब बिटवीन T1 T2, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं। बिटवीन T1 एंड T2 वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर सेम डायरेक्शंस में है या फिर अपोजिट डायरेक्शंस में है? बिटवीन T1 T2 So same direction. सेम डायरेक्शन। Same direction. बॉडी का मोशन किस तरफ हो रहा है T1 से T2 के बीच में? इज इट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट? सो लेफ्ट। Towards left. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स? सो लेफ्ट। The left. Left. यानी कि T1 से T2 के बीच में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। काइनेमेटिक्स के हिसाब से ये स्पीड बढ़ने वाला केस होता है या स्पीड कम होने वाला केस होता है? बढ़ने वाला। बॉडी एक्सेलरेट हो रही है कि रिटार्डेट हो रही है? सर एक्सेलरेट एक्सेलरेट हो रही सर है। इसलिए Vmax की वजह से सर वो v max हो जा रहा है। हाँ, इसीलिए यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है। T2 से T3 के बीच में, T2 से T3 तो ऑपोजिट हो जाएंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन। object is still moving to the left side, but now spring is compressed, because of which the force will be on the right hand side. रिटार्ड हो। T2 और T3 के बीच में वेलोसिटी वेक्टर लेफ्ट है लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर राइट है। यहाँ दोनों लेफ्ट के। T3 और T4 के बीच में इस पॉइंट के बाद बॉडी फिर राइट साइड मोशन कर रही है। सेम डायरेक्शन। सर सेम सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन एक्सेलरेट हो राइट रही है। साइड। उसके बाद सर फिर से रिटार्ड हो सर गया। फिर रिटार्ड। यानी कि एसएचएम एक ऐसा एग्जांपल भी हुआ। ये मोशन क्यों इसलिए अलग से पढ़ाया जा रहा है आपको, एसएचएम को अलग से क्यों करा रहे हैं, जबकि है तो काइनेमेटिक्स ही। डिपेंडिंग अपॉन मूवमेंट ऑफ टाइम अंडर कंसिडरेशन, it is possible to have a velocity and acceleration in the same direction. Also, it is possible to have in the
अपोजिट डायरेक्शंस। किसी का भी डायरेक्शन परमानेंटली फिक्स नहीं है, कभी एक्सेलरेशन लेफ्ट है तो कभी राइट है, राइट है तो फिर लेफ्ट है, वेलोसिटी की डायरेक्शंस वगैरह सब बदल रही है। अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पर ये सेम डायरेक्शंस में भी आ सकते हैं, अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पर ये अपोजिट डायरेक्शंस में भी जा सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल से ये सारी बातें समझ में आ गई। मतलब पर्पस ऑफ एग्जांपल एसएचएम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को सामने लाने का था, अब इसको जनरलाइज करेंगे। बोलो। यस सर। Yes. ओके जी, थैंक यू। एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे इसमें। हम लोगों ने इस मास को, मतलब स्प्रिंग को कितना एलोंगेट करके, इस मास को कितना डिस्टेंस एलोंगेट करने के बाद हमने अपनी फोर्स विड्रॉ की थी। Not. तो क्या उसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंडेंट है? नो सर। नो सर। और क्या बाय डेफिनेशन एक्स नॉट ही एम्पलीट्यूड नहीं है? यस सर। यस सर। तो क्या ये कहना सही है एसएचएम के केस में कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा? यस सर। यस सर। मतलब अगर मैं स्प्रिंग को ज्यादा एलोंगेट करता और फिर छोड़ देता इसको, तब भी ये मास इस पॉइंट पर उतने ही टाइम बाद वापस आएगा जितने टाइम बाद अभी आ रहा था। यस सर। यस सर। क्लियर? यस सर। मतलब इसका ये कि मैं दो अलग अलग एग्जांपल्स में अगर कंपैरिजन करके दिखाऊं, एक एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने मास m को, मतलब स्प्रिंग जो है उसकी रिलैक्स लेंथ L0, मैं न्यूमेरिकली समझा रहा हूं, रिलैक्स लेंथ 1 मीटर मान लीजिए, और मैंने इसको 120 सेंटीमीटर करके और यहां से स्टार्ट किया। मतलब कितना एलोंगेट किया हुआ है? अगर 1 मीटर उसकी नॉर्मल लेंथ है तो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। 0.2 और मीटर। दूसरे एग्जांपल में, इन द सेकंड एग्जांपल विद द सेम स्प्रिंग मैं इसको 130 सेंटीमीटर करके स्टार्ट करता हूं। सर 30 सेंटीमीटर 30 लॉन्ग। सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये मास पहले लेफ्ट साइड जाएगा, बिल्कुल ऐसी ही प्रॉपर्टीज आएंगी। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, पहले ये लेफ्ट जाएगा, दूसरे साइड कहीं पर स्टॉप कर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा टू एंड फ्रो। तो ये लेफ्ट जा करके और कुछ टाइम बाद वापस यहाँ लौट आएगा। ये भी कुछ लेफ्ट जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा। कौन विनर होगा टाइम के रिस्पेक्ट में? कोई तो दोनों को सेम टाइम लगेगा। सेम टाइम लगेगा दोनों सेम को। टाइम, Same बिकॉज time, ये sir. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम है कि इसका टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट्स एक दूसरे के कितने नजदीक हैं। ये ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे तब भी सेम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कम डिस्टेंस पे होंगे तब भी सेम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सर ऐसा क्यों, मतलब कि है? नहीं, ऐसा आपको ये लग रहा होगा ना कि डिस्टेंस कम होने पर। हाँ सर। सर बट एक्सेलरेशन और फोर्स सब बढ़ रहा फोर्स है। ज्यादा लग रहा है तो ना। कम हो जाएगी सर। क्योंकि फोर्स जो लग रहा है या एक्सेलरेशन जो लग रहा है ना, वो भी आपका एक्स नॉट पे डिपेंड कर रहा है। ज्यादा डिस्टेंस से करोगे तो आप ज्यादा एक्सेलरेट करते हुए चलोगे। सो जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। हाँ, तो डिस्टेंस बड़ी हुई तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो गया। हाँ सर, फोर्स भी अरे, ज्यादा लगा। एक्सेलरेट भी जल्दी अगर करें। अगर सुनो, अगर ये लॉजिक है कि ज्यादा डिस्टेंस का मतलब ज्यादा टाइम और कम डिस्टेंस का मतलब कम टाइम, तो आप बाय रोड यहां से लखनऊ जाएं, जो सिर्फ हाँ 80 किलोमीटर पे है, 80 किलोमीटर 2 घंटे लग जाएंगे। और सर। बाय एयर आप दिल्ली चले जाओ, जो कि अराउंड 500 किलोमीटर पे है, फिर भी कहाँ आप जल्दी पहुंच जाओगे? सर दिल्ली तो मतलब डिस्टेंस तो ज्यादा है, हाँ। मोड ऑफ ट्रेवलिंग भी तो फास्ट है। हाँ सर। यस। यही चीज यहाँ पे होगी। भले इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन इसका ट्रेवलिंग मोड फास्टर है, क्योंकि स्प्रिंग ज्यादा एलोंगेट होने पर तेजी से एक्सेलरेट करेगी इसको। हाँ सर। इसको ना बहुत ज्यादा हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना,
सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा ऑसिलेशन हुआ जिसका टाइम पीरियड उसके एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट हुआ। लो एम्पलीट्यूड और हाई एम्पलीट्यूड, लार्ज एम्पलीट्यूड सेम टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड बदलने के लिए आपको दो चीजें बदलनी पड़ेंगी, या तो सिस्टम का इनर्शिया बदल दे, मतलब कि या तो उसका मास चेंज कर दे, या सिस्टम की इलास्टिसिटी बदल दे, मतलब उसकी स्टिफनेस को चेंज करो, स्प्रिंग बदल दो। इन दो के अलावा अगर आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो टाइम पीरियड एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई। क्या बोलोगे, टाइम पीरियड कैरेक्टरिस्टिक मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई? सर इंट्रिंसिक। 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 For a given spring and a given mass, for a given spring and given mass, system will always oscillate with a fixed value of time period. फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एक्सटर्नल कंडीशंस कैसी हैं, और इसीलिए टाइम पीरियड का ये जो रिजल्ट है 2 pi root m by k, now it will become standard result for spring and a mass system. For any system of spring and mass, the time period will now be directly calculated by the formula 2 pi root m by k. अब हम इसको डिराइव नहीं करेंगे बार बार। सर सिस्टम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑसिलेट करने की, नेचुरल प्रॉपर्टी कह सकते हो, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है उसकी। सर बोलो। सर जो आपने अभी एक स्टेटमेंट बोला है फॉर अ गिवन स्प्रिंग एंड अ गिवन मास, सिर्फ स्टेटमेंट में फिर रिपीट कर दीजिए। फॉर अ गिवन स्प्रिंग एंड गिवन मास, द सिस्टम will always complete one oscillation in a time of 2 pi root m by k. That means time period fix हो जाता है for the given spring and mass. यहाँ तक बात समझ में आई? यस यस सर। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है ये क्यों बोला है समझाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर वो जो हमने अभी इंक्रीज डिस्टेंस करके वो बताया था 120 सेंटीमीटर 130 सेंटीमीटर, हाँ जी। तो उसमें 130 सेंटीमीटर वाले में एक्सेलरेशन ज्यादा आता है बट वो कॉम्पनसेट कर जाता है डिस्टेंस ज्यादा होना। राइट राइट। तो इस वजह से टाइम पीरियड इक्वल आता है ना सर? बिल्कुल सही। ओके सर। अब सुनो एक चीज, जो मैं ये लाइन बोल रहा हूँ ना, इस लाइन को न्यूमेरिकल्स में कैसे देखना है, इसका प्रैक्टिस मतलब कैसे यूज करना है और कंफ्यूजन से बाहर आना है। दो सिचुएशंस आपके सामने ला रहे हैं। पहली सिचुएशन में हम लोग इनिशियल कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम में इनिशियल कंडीशंस चेंज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में स्प्रिंग रिलैक्स है, एल नॉट मतलब ना एलोंगेटेड ना कंप्रेस। इससे हमने एक मास अटैच किया और इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। जैसे फुटबॉल को किक करते हो तो किक करके एक वेलोसिटी दे देते हो, तो ऐसे ही इसको एक फुटबॉल की तरीके से किक कर दिया और इसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट प्रोवाइड कर दी। मतलब ये हमारा बिगिनिंग मूवमेंट है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया, मोशन के स्टार्ट करने का तरीका बदल दिया। दूसरे एग्जांपल में हमने इस स्प्रिंग को एलोंगेट किया, एल नॉट प्लस एक्स नॉट से एलोंगेट किया और यहां पर रेस्ट की कंडीशन से इसको रिलीज किया। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक में मोशन जब स्टार्ट हो रहा है तो स्प्रिंग रिलैक्स है, दूसरे में मोशन जब स्टार्ट हो रहा है तो स्प्रिंग एलोंगेटेड है। पहले वाले में इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब स्टार्ट करते वक्त कुछ वेलोसिटी है, दूसरे वाले में स्टार्ट करते वक्त कोई वेलोसिटी नहीं है। तो क्या इनिशियल कंडीशन से डिफरेंट नहीं हो गई? यस सर। हो गई? बोले भाई। यस सर। ये कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं, स्टार्टिंग वेलोसिटीज अलग अलग है। लेकिन अगर ये
दोनों में सेम स्प्रिंग यूज की गई है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो जिस टाइम पीरियड पर ये अपना ऑसिलेशन करेगा उसी टाइम पीरियड पर ये भी अपना ऑसिलेशन करेगा। ये यस उस सर, वो अभी 2π√m/k ही रह जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ कि इसी को बोल रहा हूँ, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ये मासेस की मतलब ये आपके इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल एलोंगेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। आप इनिशियली कम वेलोसिटी दो, ज्यादा वेलोसिटी दो, इनिशियली कम एलोंगेट करो, ज्यादा एलोंगेट करो, किसी भी तरीके से स्टार्ट करो इसको, अपना एक ऑसिलेशन ये एक गिवन टाइम पीरियड में ही कंप्लीट करेंगे जो 2π√m/k है। इसको क्या बोल सकते हैं? नेचुरल ऑसिलेशन। सर एक सेकंड बच्चा है, ये कंप्लीट करने दो वरना डिफरेंस। आपकी जो हार्ट बीट्स है वो भी ऑसिलेट करती हैं, मतलब वो पीरियोडिक मोशन है। यस सर। यस सर। यस सर। कितनी 1 मिनट में कितनी बार? 60 72 तो 72 के अराउंड रहती है। 92 रहती है 1 मिनट में। शिवांश भैया तुम्हारा बताओ। 72 रहती है मेरी। ओके सर 90। तुम्हारी फेवरेट तो एक्ट्रेस फिक्स कौन है? थोड़ी ही होएगी, ऐसे तो कुछ भी हो सर सकती मेरी है, फेवरेट अराउंड एक्ट्रेस रहती है है। वो अगर हम लोग को एक्सरसाइज करते दिशा पटानी। सर 65। सुनने दो भाई, दिशा पटानी इनकी फेवरेट एक्ट्रेस है, तो अगर वो सामने आ जाए तुम्हारे जी सर। और तुम्हारे साथ डेट पे जाए तो 90 रहेगी, 100 भी हो सकती। 150 पार ना हो जाए। 200 वही ना गिर जाए, रुक ही ना जाए। तो इसका मतलब आपके हार्ट बीट के ऑसिलेट करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल है या फोर्स्ड है? किसी को देख के आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आपकी हार्ट बीट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई या एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? एक्सटर्नल फैक्टर सर। समझ गए? ये नेचुरल ऑसिलेशन नहीं है। जो चीज एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू अफेक्ट हो जाए, आप कह देना ये फोर्स ऑसिलेशन का एग्जांपल है, और ये भी इस चैप्टर में पढ़ना है आपको, फोर्स ऑसिलेशन भी। सर ऐसी कोई चीज होती है सर जो बिना फोर्स को ऑक्सीलेट करे सर? पेंडुलम, स्प्रिंग, ये नेचुरल बट पेंडुलम में ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल, अभी तो फिलहाल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो, तो पेंडुलम तब कहाँ ऑसिलेट करता है? मैं बात सुना रहा हूँ, मैंने तुमको एग्जांपल थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके दिया है, जानबूझ करके ऐसा एग्जांपल दिया है कि फोर्स ऑसिलेशन अब आपको याद रहे। इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंजेस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, कैसा ऑसिलेशन हुआ ये? और अभी जो आप पढ़ रहे हो वो है नेचुरल ऑसिलेशंस, अपने आप हो रही है, और नेचर पार्शियलिटी नहीं करता। So time period for both springs is fixed 2π√m/k। उसको डिराइव नहीं करेंगे बार बार, बट उसका मतलब क्या होगा टाइम पीरियड का? मतलब क्या होगा? ये वाला मास अपने वेलोसिटी की वजह से एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वहां से वापस आएगा, वापस आके दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। और अभी आपने पीछे के एक एग्जांपल में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए थे कि जब आप वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आते हो तो उतनी ही स्पीड अपोजिट साइड पर होगी। अभी इसके पीछे वाले एग्जांपल में हुआ था, इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब आप वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आए तो सेम स्पीड थी, डायरेक्शन बदल गई थी। यस सर। और फिर दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाओगे, और आइडियल कंडीशंस में दोनों तरफ के एक्सट्रीम पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे होंगे। मतलब अगर ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट ए डिस्टेंस राइट साइड है तो दूसरा वाला एक्सट्रीम पॉइंट भी ए डिस्टेंस लेफ्ट, आइडियल कंडीशंस में। और फिर वापस अपने उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से स्टार्ट किया था, और उतनी ही वेलोसिटी से यहां से लेकर के यहां तक आपका एक ऑसिलेशन कहलाएगा। मतलब अगर आप अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो तो एक ऑसिलेशन कब माना जाएगा? अगर आप अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट हुए हो
तो वन ऑसिलेशन डिफाइन कैसे करेंगे? सर दोनों एक्सट्रीम पे दो बार पहुंच पास। के वापस मीन पे आना। हाँ, या फिर ये कह लो ना, 2 बार पास हो रहा है। नहीं बेटा, आप सिंपल वे में ये क्यों नहीं कह देते, इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट देन वन ऑसिलेशन मींस बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यस आप सर। यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गए ना, आए तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, लेकिन इस समय जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो स्टार्टिंग वाला तो है नहीं। मतलब जो हालात स्टार्टिंग में थे वही हालात फिर से जब हो जाए, जिस हालात में आप यहाँ पर थे एग्जैक्टली वही हालात हो जाए। हालात का मतलब, कंडीशंस का मतलब, आप उसी पोजीशन पे आ गए, उसी वेलोसिटी पर आ गए, उसी स्पीड पर आ गए, सब कुछ रिपीट हो गया। पोजीशन, वेलोसिटी, डायरेक्शन सब कुछ रिपीट हो जाए जब, दिस इज वन ऑसिलेशन। बात समझ में आई कोई? यस सर। यस सर। The minimum time, हाँ जी, minimum time after which position and velocity both are similar to the initial value. पोजीशन भी वही हो जो स्टार्टिंग में थी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी वही हो जो स्टार्टिंग में थी। ये एक ऑसिलेशन, और ये कितनी देर बाद होगा? अगर ये टाइम t इक्वल टू 0 है 2 पाई तो अब हम इसको रूट कैलकुलेट नहीं m/k करेंगे। 2 पाई रूट m/k फिक्स है। स्प्रिंग मास सिस्टम के ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड फिक्स है। हमें इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपने स्टार्ट क्या किया था, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग एंड मास है, ना कि एक्सटर्नल पैरामीटर्स, यानी कि वेलोसिटी क्या लगाई, फोर्स कितना लगाया, ग्रेविटी है नहीं है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ऑलरेडी आप एलोंगेटेड मोड में हो, तो उस एलोंगेशन से पहले हम वहां पर जाएंगे जहां पर स्प्रिंग रिलैक्स होगी, L0 पर जाएंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। फिर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, यानी कि L0 माइनस x0, आइडियल कंडीशंस में जितना एलोंगेटेड थे उतना ही कंप्रेस कर देंगे। फिर यहाँ से वापस नॉर्मल लेंथ पर आएंगे, और फिर यहाँ से वापस वहीं पहुंच जाओ जहां से स्टार्ट किया था। ये आपका एक ऑसिलेशन माना जाएगा पूरा। और कितना टाइम लेगा? अगर ये टाइम t इक्वल टू 0 है तो ये टाइम, यही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको समझनी है कि टाइम पीरियड का इस बात से कोई मतलब नहीं कि बिगिनिंग क्या हुई थी, एम्पलीट्यूड कितना है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। तो टाइम पीरियड के लिए अब आप वरीड नहीं होगे। स्प्रिंग और मास के क्वेश्चंस में टाइम पीरियड के लिए वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है। नेचुरल का मतलब समझो, ये बाय नेचर इनको एक गिफ्ट मिला हुआ है। स्प्रिंग का नेचर है ऑसिलेट करने का, ये उससे जबरदस्ती नहीं करवा रहे हम, वो नेचुरल है, उसकी आदत है ऑसिलेट करने की। 2 पाई रूट m/k और 2 पाई रूट m/k के टाइम पीरियड अभी क्लियर हुआ है? नहीं जी सर। यस सर। अच्छा, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये 1/4 ऑसिलेशन कहलाएगा। मतलब अगर आप इसको कैपिटल T से डिनोट करें और इसको भी कैपिटल T से डिनोट करें तो ये टाइम आप लिख सकते हो T/4 है, ये T/2 है, ये 3T/4 एंड सेम यहाँ पर भी होगा सिमिलर तरीके से 0 T/4 T/2 3T/4 और कैपिटल T। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन अब जो चैलेंज है वो ये है, टाइम पीरियड तो समझ गए कि टाइम पीरियड का क्या मतलब है, ये समझ में आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है, बाकी आप लोग का नहीं पता। अब हमारी टाइम 0 पर हम यहाँ पे थे, नेचुरली कुछ टाइम बाद आगे होंगे। ये तो आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब हमारा टारगेट है कि t सेकंड्स के बाद इसकी क्या लोकेशन होगी।
मतलब पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालना मेरा टारगेट है। इस क्वेश्चन में आपका टारगेट है हाउ द पोजीशन एंड टाइम विल बी रिलेटेड। यहां पर भी टारगेट है पोजीशन और टाइम कैसे रिलेट होंगे। तो इसका तो हम लोगों ने डेरिवेशन ही किया अभी अभी, इसका तो अभी डेरिवेशन किया है ना हम लोगों ने। यस सर। इसका तो आपने निकाला है पोजीशन का ग्राफ, पोजीशन Yes, की sir. equation निकाली थी, वो कुछ ऐसी आई थी x नॉट cos cos under root k रूट by m by k into t। तो डिराइव किया अभी, लेकिन अब इसको डिराइव करना होगा। और इस डेरिवेशन के बाद अब आप पूरी बात समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहे हैं आपको। इसमें इन दोनों के बीच का कोई मोमेंट कंसीडर करें, इनके बीच का एक मोमेंट ले लें किसी जनरल टाइम t पर, किसी जनरल टाइम t पर का मोमेंट कंसीडर करो, और ये ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से तो आगे है लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट से पहले है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितना आगे है तो उसको आप कुछ x डिस्टेंस मान लो। इक्विलिब्रियम पॉइंट से x डिस्टेंस आगे है, इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी v है, मोमेंटरी वेलोसिटी। अब थोड़ी सी एक और डेरिवेशन होगी। यहां पर इस स्पीड को निकालने के लिए एक बार फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। जब स्टार्ट किया था तो स्प्रिंग रिलैक्स थी, एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में थी, और x डिस्टेंस आगे जाने के बाद एनर्जी का कुछ पार्ट स्प्रिंग के फॉर्म में होगा और एनर्जी का कुछ पार्ट काइनेटिक के भी फॉर्म में होगा। देखिए इसकी इक्वेशन कंफर्म करना, ये इक्वेशन सही लिख रहे नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस, अगर ये x डिस्टेंस आगे आया है आफ्टर अ टाइम ऑफ स्मॉल t, हाफ के x स्क्वायर। बोलो यस यस सर। सही है? ठीक है जी बच्चा, लोग कंफर्म करें जल्दी से। यस सर। इससे ओके, इससे अब एक चीज नोटिस करना है, इससे v जो आएगा आप भी सिंप्लीफाई करें इसे। सर अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस के बाई एम एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, मैं इरादा आज कुछ और है मेरा। क्या रिजल्ट कुछ ऐसा है v देखो आप जो रिजल्ट बता रहे हो, चलो पहले आपके रिजल्ट को बताएं, उसको बता फिर कंफ्यूज हो जाएगा। आपके हिसाब से रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस एम बाई के और एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आएगा आपके हिसाब से? सर के बाई एम की एम बाई के। सर के बाई एम होगा। सर के बाई एम। सर के बारे में आएगा। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, लिख रहे हो इसका मतलब। ये आ रहा रिजल्ट है, ठीक है ना? यस सर। यस सर। ओके जी, मैंने यार इस रिजल्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में स्पीड का क्या रिजल्ट आया था? इसके पिछले वाले क्वेश्चन में सर माइनस एक्स नॉट अंडर रूट के बाई एम साइन अंडर रूट के बाई एम डी। लिखेगा नहीं, एक मिनट रुको। अच्छा एक काम करें, हम नीचे के कुछ डायग्राम से इरेज कर रहे हैं, या इधर के एक दो डायग्राम्स हटा रहे सर। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में जब हम लोगों ने स्पीड का इक्वेशन फाइंड आउट किया था तो कुछ ऐसा बना था, रूट ऑफ के बाई एम एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। यस सर। थोड़ा सा आप अपने नोटबुक को देखो भाई, पिछला वाला यही था ना? यस सर। Yes, सेम sir. था। यस सर। अब एक काम करते हैं, दोनों रूट्स को मिला देते हैं, मतलब तो ये रूट के बाई एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस के बाई एम एक्स स्क्वायर,
ठीक है, मतलब मिलाया कैसे ये समझ में नहीं आया, एक तो किस दोनों बेसिस पे मिला दिया? स्क्वायर रूट में लिखे गए थे, तो दोनों को एक कॉमन स्क्वायर रूट में नहीं डाल सकते यस सर। भाई? स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b, क्या इसको रूट ऑफ a इंटू b नहीं कर सकते? अच्छा सर वैसे किया, ठीक है सर वो समझ। अब आप देखोगे ना तो एक सिमिलरिटी दिख जाएगी तुम्हें, एक और सिमिलरिटी दिखेगी। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा आपको नोटबुक चेक करना होगा, बिकॉज अभी लैपटॉप होता तो हम स्क्रीन पे दिखाते, बट अभी बोर्ड पे है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या वेलोसिटी थी? नोटिस करो, जिस पॉइंट पर बॉडी इक्विलिब्रियम पे थी वहां पर स्पीड की वैल्यू क्या थी? सर x नॉट रूट k by m। x नॉट रूट k by m। क्या, हाँ, क्या ये जो चीज है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। और यहाँ पर जो v नॉट है, क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस दोनों में एक कॉमन पैटर्न है कोई? यस सर। यस सर। दोनों में एक कॉमन पैटर्न है। और ये आपको समझना पड़ेगा, नेचुरल ऑसिलेशन इसीलिए कहा जा रहा है कि कंडीशंस कैसी भी हों। आपसे जब कोई कहता है कि नेचुरल रहो, आप नेचुरल होने का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ प्रेशर में आते हो तो आपके घर वाले कहते हैं बी नेचुरल। नेचुरल का मतलब जो किसी भी एक्सटर्नल कंडीशंस में अपने बिहेवियर को चेंज न करे, उसी को तो नेचुरल कहते हैं यार। यस सर। तो ये नेचुरल ही है, तभी आपका दोनों कंडीशंस में ये एक जैसी बिहेवियर दे रहा है आपको। तो इस बिहेवियर को जनरलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? Now you can write as velocity v is equals to square root of velocity। फिलहाल मैं मीन लिख दे रहा हूं यार, क्योंकि आपके बुक वाले मीन वर्ड यूज करते हैं, यस बट एक्चुअली ये होना ये चाहिए, दिस शुड बी वेलोसिटी एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप मीन वर्ड लिख लो, कोई बात नहीं। माइनस क्या बना ये जो k बाई m, इसको भी एक सिंबल से डिनोट कर देंगे फिलहाल के लिए तो आप ये लिख लो, और अब आप इसको कह सकते हो कि ये जनरलाइज इक्वेशन बन गई। हालांकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है कि इसको याद किया जाए, क्योंकि ये वन स्टेप आंसर है, एनर्जी कंजर्व करके वैसे भी आ जाएगा। मतलब एक लाइन में अगर आप चाहो इस फॉर्मूले को याद करना तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा रिजल्ट नहीं है जो डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगा हमारा। बट मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल कंडीशंस, वेलोसिटी at any general moment of time follows same pattern irrespective conditions at time t equal to 0, whether spring was relaxed at time t equal to 0, or it was elongated at time t equal to 0, or it was compressed at time t equal to 0. Independent of this fact, there is a generalized expression for the velocity v equal to a square root of velocity at the mean point square minus k by m into x square, which is basically consequence of conservation of energy. सर जब आपने स्टेटमेंट बोला इसको फिर रिपीट कर दीजिए। मैंने क्या बोला, मैं खुद ही भूल जाता हूँ यार। Irrespective of starting position. मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट बोलते हैं ना, तो एक्चुअली मेरे को खुद नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, फिर दूसरा पुराना स्टेटमेंट मुझे याद नहीं है। ऐसे सुनो, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v एंड इंस्टेंटेनियस पोजीशन x, instantaneous velocity and instantaneous position, the relation between these two is a common relation, general relation, independent of conditions at time t equal to 0, means
whether spring was elongated or relaxed at time t equal to 0. Independent of this fact, velocity and position will always have this relation for a spring mass system. Excuse me, sir. समझ आया? बोलो बच्चा, पहले यहाँ तक बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो एक रिलेशन जनरल है, एक ऐसा रिलेशन जनरल है जो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने स्टार्टिंग में क्या किया हुआ है। Excuse me, sir. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपने जो क्वेश्चन कराया जिसमें स्टार्ट में वेलोसिटी है v नॉट, सर उसमें v मीन कौन सा होगा? वी मीन यही है, वी नॉट। मीन मतलब अच्छा, जब ओके स्प्रिंग सर। रिलैक्स है वहां पर जो वेलोसिटी है यही आपका मीन वेलोसिटी है। ओके सर, ओके। वी मीन का मतलब वेलोसिटी एट मीन यार, वेलोसिटी एट मीन। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि दोनों रिजल्ट्स एक जैसे हैं। आगे बढ़ते हैं, इन सबको हटाएं, स्पेस चाहिए। अब तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, इसको हमने रखा dx by dt। नाउ dx upon dt इक्वल टू, सुन लो मैं क्या करने जा रहा हूं, वरना बाद में फिर कहोगे क्या हुआ। इसमें से ये जो k by m है इसको बाहर लेके जाएंगे और रूट के अंदर छोड़ेंगे m अपॉन k v नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसलिए मैं रूट को मर्ज किया था, इस नो बार रूट्स सर। को स्प्लिट कर दिया। अब हमने वापस लिखा dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k v नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज रूट ऑफ k by m into dt। और हम दोनों तरफ फिर इंटीग्रेट करेंगे टाइम को 0 से t तक, और यहाँ पर टाइम 0 पर स्प्रिंग रिलैक्स था, कोई इलोंगेशन नहीं था उसमें, 0, और यहाँ पर x। ये वही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म है। सर बस सर वो इधर कॉमन रूट लेना m पड़ेगा। अपॉन के v नॉट स्क्वायर होगा कि x नॉट स्क्वायर होगा? अबे यार अब क्या हो रहा है भगवान जाने। सब सही लिखा है भाई, देखो कहाँ पे सही तो लिखा है यार मेरे ख्याल से। सही है। Yes, sir. सही लिखा है। तो जल्दी बोल दिया करो, क्योंकि ना एक्चुअली बोर्ड स्पेस कम है तो इरेज हो जाता है फिर हमें। देखो, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट वही आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर व्हिच इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। सेम रिजल्ट यहाँ भी है, बट इसमें a की जगह पर क्या लिखा हुआ है? m by k v नॉट। m by k v नॉट। सर रूट उसका रूट m by k सर v रूट m by k into v नॉट। हाँ, तो अब बताओ क्या आंसर आएगा इसको इंटीग्रेट करने पर? x रूट k अपॉन v नॉट रूट m तो साइन इनवर्स। इसको हटा देते हैं, इसलिए पूछते भी रहते हैं भाई, लिख लिया हो तभी हटाएं। अब ये लाइन लिखी है, ये लाइन। Yes, sir. चलो जी, तो रिजल्ट बोलो जरा यार जल्दी से, क्या बना, ताकि हम कंक्लूजन पे तो आए कि इतनी देर से साइन हम इनवर्स x रूट sin k इनवर्स अपॉन x डिवाइडेड बाय k अपॉन। ये पूरा आपका a स्क्वायर है, यस सर। तो ये v अंडर नॉट रूट m by k into v नॉट। ये, और राइट साइड पर रूट ऑफ k बाई m इंटू t, और इसकी लिमिट रखेंगे 0 से x तक की। हालांकि इसमें 0 लिमिट पर 0 आ जाएगा क्योंकि साइन है, तो साइन इनवर्स में जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। लोअर लिमिट पे तो 0 आएगा ना ये। यस सर। यस सर। तो खाली अपर लिमिट होगा, तो हम लिमिट्स को हटा देते हैं यहाँ से, इसमें लोअर लिमिट से 0 आंसर आ रहा है, और फिर साइन इनवर्स को उस तरफ लेके जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास जो चीज आएगी वो ये आएगी, x इक्वल टू v नॉट रूट ऑफ m बाई k साइन ऑफ रूट k बाई m इंटू t। ये फाइनल आंसर आएगा इसका। जबकि इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में, इसके पिछले वाले एग्जाम्पल को जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो हमारा आंसर कुछ अलग था।
अब ये आंसर आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, और अब ये आंसर है, मतलब पिछले में कॉस आ रहा था, आपकी बार साइन का फंक्शन आ रहा है। यस सर। लेकिन साइन और कॉस के आगे की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि ये चीज क्या बता रही है, पीरियोडिसिटी, और पीरियोडिसिटी का कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। फर्क है, समझ आया आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके जी। एंड लास्ट एंडिंग पॉइंट की तरफ, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस, पिछले क्वेश्चन में हमने ये भी कहा था इन प्रीवियस क्वेश्चन की x नॉट ही उसका एम्पलीट्यूड था। यस सर। था, तो अब हम x नॉट को रिप्लेस करेंगे बाय द सिंबल ऑफ एम्पलीट्यूड। इन प्रीवियस एग्जांपल x नॉट ही हमारे लिए एम्पलीट्यूड था a, और इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड कितना है? v नॉट रूट m बाई k। हाँ, और एम्पलीट्यूड वो मतलब साइन का इंटरवल चेक करके भी देख सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब वो पॉइंट जहां वेलोसिटी जीरो हो गई, ये एक्सट्रीम एंड हो गया, तो ये आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितनी दूर है, ये पता लगाने के लिए आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर लो। यहां पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, और यहां पर एक्सट्रीम एंड पर पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के ए स्क्वायर। ए की वैल्यू निकालो इससे, और यही आएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से Yes, sir. Yes, sir. x इक्वल टू ए साइन। अब हम एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ओमेगा का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. Angular frequency. रूट के बाई एम को मैंने ओमेगा लिख दिया है, और इसको हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के बाई एम। सर ये जनरल इक्वेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है सर। अभी नहीं आया भाई साहब, इतना आसान नहीं है समझना इसको, आपको सिमिलरिटीज देखनी है इसमें। दो एग्जांपल्स को लेकर के क्या सिमिलरिटी समझ में आई? एक तो ये आई कि वेलोसिटी का एक जनरलाइज एक्सप्रेशन बन रहा, वेलोसिटी का जैसा फॉर्मूला यहां था वैसा ही फॉर्मूला यहां भी बना। यस सर। क्या पोजीशन का भी सिमिलर फॉर्मूला आ रहा है? यस सर। दो सिमिलर। एग्जांपल कहाँ आ रहा है सिमिलर? एक में पोजीशन में कॉस का फंक्शन है, एक में साइन का फंक्शन है। सिमिलर कहाँ है? फॉर्मेट सिमिलर है, कैपिटल है ओमेगा टी, लेकिन कॉस का टर्म आएगा कि साइन का टर्म आएगा, ये तो इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा ना। पोजीशन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि वो फाई पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, कि टी टाइम बाद क्या पोजीशन होगी, ये तो डिपेंड करेगा कि यार स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो आप। यस सर, वो इनिशियल फाई होता है। मैं इतना सरप्राइजिंग बिहेवियर कौन सा है भाई? 10 सेकंड के बाद मेरी क्या पोजीशन होगी, ये तो डिपेंड करता है कि 10 सेकंड पहले मैं कहां पे हूं। यस सर। यस सर। बिल्कुल, तो आज आप जहां पे हो, आज आपकी जो पोजीशन है यही तो डिसाइड करेगी कि 10 दिन बाद आपकी पोजीशन क्या बनेगी। आप अपने रैंक से समझ लो, आज आपकी क्लास में जो रैंक है वही डिसाइड करेगा कि 2 महीने बाद आप किस रैंक पे पहुंच जाओगे। यानी कि पोजीशन आफ्टर टाइम टी has expression which depends upon initial conditions. और इसको जनरलाइज करने के लिए, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रिजल्ट है, तो क्या हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम बार बार डेरिवेशन ही करते रहेंगे? हम बार बार डेरिवेशन करके यही चेक करते रहे कि कॉस आएगा कि साइन आएगा? नहीं, हम क्या करेंगे, एक जनरल इसका एक जनरल सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। एंड नाउ पोजीशन आफ्टर टाइम टी, राइट इट ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। आप इसको जनरलाइज कर लीजिए कि स्प्रिंग से अटैच मास में
स्टार्टिंग के टी सेकंड्स के बाद, स्टार्टिंग के टी सेकंड्स के बाद पोजीशन का जनरलाइज फॉर्मूला ये होगा। अब आप प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम इसको चेंज करते रहना। जैसे इस प्रॉब्लम में स्टार्टिंग पॉइंट पर पार्टिकल की पोजीशन इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब टाइम 0 रखने पर x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए? टाइम t इक्वल टू 0, पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, t को 0 पुट करेंगे तो क्या बनना चाहिए? यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0 तो इसमें आप t को 0 पुट करके x को 0 करो, तो सर b की वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं b की वैल्यू 0 हो गई तो b 0 हो गया, इसका मतलब आंसर क्या बचा आपके पास? x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो बेसिकली ए और बी कौन से टर्म्स है, मतलब ये है कि तुमको निकालने हैं, यही तो क्वेश्चन में निकालना होगा आगे। कांस्टेंट का कोई नाम नहीं? नहीं, कोई नाम नहीं, गुमनाम है ये। ओके सर। मतलब अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एसएचएम करने वाले पार्टिकल की पोजीशन और टाइम के लिए हम हमेशा इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ऑलवेज दिस इक्वेशन, और इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि वेलोसिटी निकालने के लिए। ये दो आपके कंक्लूडिंग रिजल्ट्स हैं। For a particle which is attached to the spring, the position and time will have general expression. Velocity and time will also have general result. In this general result, according to the problem, sometimes A may be 0, sometimes B may be 0, sometimes both may be non-zero. प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम अब यही इन्वेस्टिगेट करना है और यही हमारे क्वेश्चंस का पार्ट रहेगा। सर अच्छा, एक सेकंड कंप्लीट कर दे, बताओ। अच्छा पूछो सर, आपने साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा को तोड़ के ही लिखा है ना? ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी टाइप का कुछ। फाई के फॉर्म में लिखना पसंद नहीं करता, वो फाई वाला मेरे को कंफ्यूज करता है, मेरे को ये फॉर्मेट आसान लगता है। वही चीज है, फाई को स्प्लिट कर दिया है, जो फेज कांस्टेंट जिसको बोलते हैं ना, मैंने उसको स्प्लिट किया है। मैं एक बार समझा दूं, सर फाई इनिशियल फेज था, तो हटा दो, कहानी खत्म उसकी। एसएचएम की पोजीशन और टाइम की जनरलाइज इक्वेशन इस फॉर्मेट की होगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ए एंड बी आर नाउ अननोन वैल्यूज which we have to find according to the information in this question, in the question. Like if the particle start from the extreme point, velocity time 0 पर कितनी आनी चाहिए? If the particle start from the extreme point, velocity at time t equal to 0, बोलो 0 आनी चाहिए। तो velocity वाली एक्सप्रेशन में t की जगह 0 रखो, velocity वाली एक्सप्रेशन में t की जगह 0 रखो और वेलोसिटी की वैल्यू 0 कर दो। Yes sir. Put velocity equal to 0 because if the particle start from rest, that means initially velocity has to be 0. A ओमेगा टाइम को 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 माइनस b ओमेगा और t की वैल्यू 0, तो sin 0 0 खत्म। इससे कौन सा टर्म 0 आएगा? a 0 आएगा। a 0 हो जाएगा। इसका मतलब x जो होगा वो b cos ओमेगा t होना चाहिए था, वही आ रहा। मतलब ये डिसाइड हो जाता है कि आंसर में साइन आएगा कि कॉस आएगा। यस सर, फाई के साथ कभी कभार वेलोसिटी और पोजीशन दोनों की कंडीशन देखनी पड़ती, तब वैल्यू आ पाती। ये ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है, बोल रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल्स में। अभी तो समझ नहीं आ रहा, टाइम ज्यादा हो गया ना। अब अगली बार जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको बता पाऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। हो सकता है कि अभी आपका मैसेज इनकम्प्लीट रह गया हो, मे बी। और एक मिनट, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता। समझाना ये चाह रहा था कि वेलोसिटी और पोजीशन का जो रिलेशन था वो एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है, लेकिन पोजीशन और टाइम का रिलेशन जनरलाइज नहीं है,
कहीं पर साइन का फंक्शन आएगा, कहीं पर कॉस का फंक्शन आएगा। ये डिपेंड करता है कि किस हालात में आपने अपने एसएचएम को स्टार्ट किया था। सर समझ आ गया। ठीक, यस चलो बच्चे टाइम तो हो गया ना, बाकी अब इसको कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से, बट रिवाइज करके ही बैठना आप इसको, एसएचएम की प्रॉपर्टीज को पूरा। और हाँ बताओ। तो बस एक चीज पूछनी थी, अभी जो आपने ये v की जनरल इक्वेशन लिखी है a ओमेगा cos ओमेगा t वाली, और सर जो पहले लिखवाई थी उसमें बस यही डिफरेंस है ना, एक का रिलेशन x के साथ है, एक का टाइम के साथ। हाँ हाँ हाँ, रिजल्ट एक ही देगी दोनों चीजें ना बच्चा, मतलब ये अगर वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन का सिंगल फॉर्मूला है। आप फिर से बोलो अपना डाउट। तो मैं ये कह रहा था कि एक में वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ है और एक में x के साथ है, तो अगर हमें किसी भी टाइम पे x की वैल्यू पता है तो दोनों में वेलोसिटी की एक ही वैल्यू आएगी ना। हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज वो वेलोसिटी तो एक ही आएगी, चाहे आप इक्वेशन एक ही है, बस फॉर्म अलग अलग है। हाँ, एक टाइम के फॉर्म में, एक पोजीशन के फॉर्म में। एक्चुअली फिजिक्स दो ही चीजों पे चलती है ना, स्पेस और टाइम। भाई फिजिक्स में दो ही बातें हैं, स्पेस की बात होती है और टाइम की बात होती है। स्पेस मतलब पोजीशन हो गया और टाइम मतलब टाइम ही है। और इसका भी एक पर्पस है, बताऊं आपको, अभी आगे आप केमिस्ट्री वगैरह जब पढ़ोगे और शायद आप कुछ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस और प्रोबेबिलिटीज की जब बात करोगे, तो मॉडर्न फिजिक्स ये कहता है कि किसी पार्टिकल का एक स्पेस में एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर जगह पर मिलने की कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने इस यस टाइप की बात सर, ब्रीफ में पढ़ा है हम लोगों ने यस सर, क्वांटम मैकेनिक्स में ये सब आता राइट है। राइट यस राइट। सर। यस सर। तो एसएचएम बिगिनिंग है उस क्वांटम मैकेनिक्स को समझने का। सर वो मॉडर्न पक्का फिजिक्स में आता है। नहीं, आप 12th में तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर भगवान न करे आपको फिजिक्स ही लेना पड़ गया, रैंक ठीक ठाक आई या खराब आई या चॉइस ऐसी मेरी कि आपको जेई आईआईटी में जाकर के 4 ईयर 5 ईयर का फिजिक्स ही लेना पड़ गया, ऑप्शन ही नहीं बचा कोई, तो आपको यही सब फिर झेलना पड़ेगा। सर झेलना नहीं, मजा आती है सर क्वांटम में बहुत। अरे बेटा अभी मंत्र तो तब आ रही है जब अभी 11th 12th में हूँ। अभी कुछ शुरू कहाँ किया है हम लोग ने। पूछो जरा कोई, अगर तुम्हारे भैया भैया दीदी वीदी अगर कोई बीटेक कर रहे हो ना आईटी से, वे इवन, तो पूछो उनसे क्या हालात है। अभी परसों एक लड़का मिलने आया था, रो रहा था बेचारा, कह रहा जितने अरमान लेके गए थे आईटी में, अंदर पढ़ाई वैसी नहीं है। तो ये कौन है जो आईटी अंदर जाने के बाद रो? मतलब सारे सपने धरे रह गए भाई, क्योंकि वहाँ आईटी के अंदर जो भी टीचर्स पढ़ा रहे, प्रोफेसर पढ़ा रहे, क्या तुम बिलीव करोगे कि वहां पर फ्रंट बेंच पर लड़के सो रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं और सामने क्लास चल रही हो? नो सर। ये चलता है आईटी में। सर कोई तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मत सोचना डांटेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। यस सर, प्रोफेसर्स को मतलब नहीं होता है। कोई मतलब कोई सब चलता है अंदर। निक्कर पहन के चले जाओ, बनियान में चले जाओ, जाके फ्रंट डेस्क पर लेट जाओ, जमीन पे चले जाओ, वो तुमको बोलेंगे ही नहीं। वो ये कहते हैं तुम्हारी लाइफ तुम जानो। यस सर, सर आईआईटी में होता है और भी जगह होता है सर, बोला हर जगह होता है बेटा। हम लोग तो लेकिन डांट भी अंदर देते जाके हैं, कोई मान लो हम लोग तो डांट भी देते तो तुम लोग खराब लग जाता है। हम लोग तो इसलिए डांट देते हैं कि भैया पहुंच तो जाओ वहां पर कम से कम, उसके बाद जो करना है कर लेना। तो ये मतलब हालात ऐसे ही हैं। जो आप में से किसी से भी पूछना, जो आपके आसपास अगर कोई आईटी में पढ़ रहा हो, तो उससे पूछना कि आप क्लासेस का माहौल बताओ कैसा है। और उस वजह से क्या होता है, लोगों का सब्जेक्ट से इंटरेस्ट हट जाता है पूरा। फिर तो वहां जाके रो रहे हैं तो जा ही क्यों रहे हैं? सर ऐसी कौन सी जगह जहाँ नहीं होता है? पता कहाँ होगा, ये सब ऐसा होता है कोई नहीं वहाँ बेटा, पे। सब जगह प्रॉब्लम यही है, सब जगह यही है। सर मेहनत देखो तो करनी पड़ेगी ना सर, यहाँ पे भी वहां पर भी सर। अरे बच्चा मेहनत तो करो, लेकिन वहां पर तुमको ही मेहनत करनी है, टीचर कोई मेहनत नहीं करेंगे। मतलब कोई ये सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई सपोर्ट नहीं बच्चा, वो स्कूल वाला माहौल है, स्कूल वाला। जैसे आपके स्कूल में होता नहीं कि एग्जाम से 2 दिन पहले तो कुछ लोग को सिलेबस मालूम चलता है हाँ सर। कल वाले टेस्ट में आ क्या रहा है। यस वो स्ट्रिक्टनेस हट तो जाती है कुछ तो और लोग ढीले होते पड़ पता जाते हैं लोग। चलता है कि टेस्ट आ रहे हैं। हाँ देखो, ये भी देखो, कुछ को तो ये भी नहीं, मतलब वो क्या बताया जाए, माहौल ऐसे ही है बच्चा। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे आपने कहा क्वांटम में ये ऐसे, तो जो पढ़ना है, जो सीखना है, आप 11th 12th में सीख सकते हो। आगे बड़ा मुश्किल है। आगे ना स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये हो जाता है, बस एक जॉब मिले, प्लेसमेंट हो और फॉरेन घूमने को मिले, बस
ये सिंगल मिशन होता है उनका। तो कोई नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना चाहता ना है। ना ना बच्चा कौन पढ़ना, यहाँ कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ तो मजबूरी में अगर कंपटीशन हो हाँ तो यहाँ सर, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, वहां पे डिग्री के लिए पढ़ेंगे। यहाँ की बात नहीं है सर, ऐसा नहीं है। एक बच्चा लिखता है कि इनको इंग्लिश के एग्जाम का सिलेबस जो है वो 15 मिनट पहले मालूम चला, एग्जामिनेशन हॉल के 15 मिनट पहले इनको मालूम चला कि आज इंग्लिश का पेपर और ये सिलेबस है। आप धन्य हैं भाई, है ना। आपकी फोटो खींच करके लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि ऐसे भी लोग हैं। चलो बच्चे, दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा, चलिए बाकी बात। थैंक यू सर। Thank you, sir. अच्छा, मैरी क्रिसमस जी, मैरी क्रिसमस। Merry Christmas. Same to you, sir. Merry Christmas sir. Thank you, sir.